ने अभी स्क्रीन पे ले लिया था। जी नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड नंबर 83 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज टीचर्स शो के खास एपिसोड में हमारे साथ हैं दरियागंज दिल्ली डाइट के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार सर, जो कि दिल्ली में हैप्पीनेस कार्यक्रम के जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन रहे। और भी बहुत सारे नवाचार आपने किए हैं और आप मूल रूप से भौतिक विज्ञान के आचार्य हैं और विद्यार्थी भी हम कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप बहुत अच्छे कवि भी हैं और हम आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और मूलतः हम आपसे आज जो बातें करेंगे उसमें हैप्पीनेस पर ज्यादा जोर रहेगा कि हैप्पीनेस का कैसे आइडिया उनके मन में आया, कैसे दिल्ली में उन्होंने लागू किया और इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, और आने वाले भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं शिक्षा में नवाचार को लेकर के। उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोज की तरह इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ श्री गिरीश जोशी जी दिल्ली से हैं। नमस्कार सर। सीसीआरटी के पूर्व निदेशक मुकेश प्रसाद दोगड़ जी मेरे को होस्ट ऋषिकेश से हैं रोज की तरह। और एक और खास मेहमान श्री डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, जो कि हमारे 75वें एपिसोड में मेहमान थे, बरेली से संयुक्त निदेशक हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है सर। नमस्कार राजेश सर, हमें बहुत खुशी है कि आज बहुत खास दिन है, शिक्षक दिवस है और आप हमारे साथ हैं और पूरे देश के शिक्षक इस शो को देख रहे हैं सर। और आपके जो कार्यक्रम है वो बहुत चर्चा के केंद्र में पूरे देश में, खास हैप्पीनेस कार्यक्रम की जरूर बात करूं तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे सर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और फिर कैसे आप जो है पढ़े में आए और क्या क्या आपने समूह सरकार के मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा दर्शकों। आपकी आवाज थोड़ी वेव हो गई है। सर हमने हालांकि किया है, स्वयं अपना परिचय अगर हमारे दर्शकों को दें तो उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सर। अच्छा, परिचय की बात रही तो परिचय के रूप में कोई बहुत बड़ा परिचय मेरे पास नहीं है। मैं एक अध्यापक के रूप में अपने कार्य को मैंने प्रारंभ किया 1986 से। मैं लगातार अध्यापन के पेशे में हूँ। लगभग 35 वर्ष हो गए मुझे और शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्यतः कार्य है। मैं बहुत ब्रीफली अगर कहूँ तो फिजिक्स में मैंने पीएचडी किया था और एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेरा प्रिय विषय रहा है, जिसमें हमने काफी कार्य किया, काफी वर्ष तक कार्य किया, क्योंकि कंप्यूटर्स के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता रहा। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी और साइंस एजुकेशन, इन दो विषयों को मेनली अपना लीड बना करके पिछले 25 वर्ष से मैं विभिन्न शोध कार्यों में और शिक्षा के अन्वेषण में लगा हूँ। 5-6 वर्ष पूर्व की बात है कि मनीष जी और ये दिल्ली में जब सरकार बदली तो मनीष जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में ज्वाइन किया, मनीष सिसोदिया जी ने। और उसके बाद जो है उन्होंने सबसे पहले हमारा परिचय करवाया रायपुर में जीवन विद्या केंद्र से। और वहां पर एक सप्ताह का कार्यक्रम ले लेने के बाद उसके बाद मुझे लगा कि इस पूरे कार्यक्रम को ठीक से समझना चाहिए। और उसको जब हमने ठीक से जांचा, ठीक से अच्छे से देखा, और मेरे साथ करीब दिल्ली के सारे 42 बहुत ही मूर्धन्य शिक्षाविद थे उसमें। सभी दिल्ली के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स, सभी सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे साथ थे। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे शिक्षा मंत्री। ये सभी लोग एक बड़ा एक तरीका बना। मैं 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं कि इतना बड़ा शिक्षा का ऊपर से लेकर नीचे तक, बॉटम लेवल तक सभी एक साथ 7 दिन तक एक गोष्ठी में रहे, अध्ययन किया, समझा इसको, और फिर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में केवल पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा, मनुष्य को जीना सिखाना होगा। जब तक मनुष्य को जीना नहीं आएगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो अध्ययन करने का कार्यक्रम तो पिछले 5 वर्ष से फिर मैं लगातार इसको समझने में लगा रहा। करीब 1 वर्ष तो हमने बहुत गहन अध्ययन किया और उसके बाद वापस आकर के ये सोचने में लग गए कि बच्चों के लिए इसको कैसे यूजफुल बनाया जाए, क्योंकि गहन विषय था, थोड़ा गंभीर विषय था, फिलोसफिकल विषय था। तो फिर हमने कुछ आसान कहानियों से, गतिविधियों से,
2 वर्ष लगा करके इसको लिखा हमारी पूरी टीम ने, बहुत सारे साथी थे, मैं अभी डिटेल में बात करूंगा आपसे आगे, अभी तो मैं अपना परिचय दे रहा हूं। तो अपने परिचय में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि पिछले 5 वर्ष में परिचय बदल गया, और वो विज्ञान और एजुकेशन टेक्नोलॉजी का व्यक्ति जो इतना सालों तक जुड़ा रहा, वो एक हैप्पीनेस का व्यक्ति बन गया केवल। तो अब मुझे हैप्पीनेस के नाम से अब ज्यादा जाना जाता है। विज्ञान के रूप में पूरी जिंदगी काम किया, पर आजकल हैप्पीनेस में ही हैप्पी है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये आइडिया सर बेसिकली आपके मन में आया कैसे कि इस तरह का कुछ किया जाए? मैंने अभी बताया ना कि जब हमने इस पूरे साहित्य को समझा, ये जो एक दर्शन को समझा, मध्यस्थ दर्शन को, तो मध्यस्थ दर्शन को समझ लेने के उपरांत ये लगा कि बिना इसको समझे तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, क्योंकि जिए कैसे, जीना कैसे हो, जीना क्यों हो, इन विषयों पर हमारा जो प्रेजेंट शिक्षण व्यवस्था है, जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है, वो साइलेंट है, वो केवल और केवल स्किल पर काम करता है। तो उसको पहली बात तो ये कि हमको यही नहीं पता कि हमको समझना क्या है, मुद्दा तो वही खराब हो गया कि एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसको पढ़ना क्या है, उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहा है। किसी विद्यार्थी से पूछिए कि आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो, उसको पता नहीं है कि फिजिक्स क्यों पढ़ रहा है। किसी से पूछिए हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, उसको मालूम नहीं है, उसको बोल रहे हैं टीचर पढ़ो तो वो पढ़ रहा है। या फिर एक मुख्य बिंदु रह गया कि इससे नौकरी मिलेगी। भाई नौकरी मिलने के लिए जो भी विषय पढ़ाया जाएगा आप पढ़ते जाएंगे, पर नौकरी भी क्यों चाहिए, शादी भी क्यों करनी है, जिंदा भी क्यों है, सांस क्यों चल रही है, इन मुद्दों पर कभी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। ये मुद्दा था। हमको लगा कि भाई कुछ करना पड़ेगा, ये तो भेड़ चाल है, जैसे भेड़ों के रेवड़ में बीच वाली भेड़ से पूछो कहां जा रहे हो, वो बताएगी क्या, वो स्थिति है भैया। बात बनेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। हमारे होस्ट चले गए हैं। नहीं, डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ है, फॉर्चुनेटली डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ है, बहुत लंबा अनुभव है। आ गए हैं, जाएंगे कहाँ भैया, जाना भी इतना आसान नहीं है, आना भी इतना आसान नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी जोशी सर कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये करता कि हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश जी से। बीच में बहुत अनुभव रखे हुए डॉक्टर प्रदीप आज हमारे साथ हैं, हम आभार प्रकट करते हैं आपका कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। बाकी दिल्ली की तो हम देख ही रहे हैं, दिल्ली का वासी होने के नाते मैं तो देख ही रहा हूँ कि दिल्ली में शिक्षा में, इसलिए सरकारी स्कूलों में जो आप हमेशा कहते हैं भट्ट जी और मुकेश बहुगुणा जी, ये सरकारी शिक्षकों का असरकारी शो है, और सरकारी शिक्षक कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, तो उसमें एक आधार स्तंभ है डॉक्टर राजेश आप, और बहुत हम आप पे गर्व करते हैं। तो आगे अपनी यात्रा के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं एक बार ये हैप्पीनेस करिकुलम क्या है ये आपके सामने प्रस्तुत रख दूं। जी एक बार जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है फिर, क्योंकि पहले आनंदम तो बाद में बना, पर उससे पहले जो है हैप्पीनेस कार्यक्रम में हमने बहुत समय लगाया। मैं मोटा मोटा इसमें क्या, क्यों, कैसे एक बार रख देता हूँ कि हैप्पीनेस कार्यक्रम क्या है, ये क्यों है वो भी उसके भीतर आएगा, फिर कैसे है। ये 3 प्रश्न है, मुझे लगता है ये मूलतः जिन पर काफी समय लगेगा। तो अगर आप अनुमति दें तो वहां से फिर हम इस क्रम को फिर आगे जैसे आप चाहेंगे वैसे बढ़ा लेंगे। जी स्वागत है सर। जी कैसा रहेगा? तो हम एक छोटी सी पीपीटी के साथ ज्यादा एक शेयर करना शुरू करते हैं। क्या ये मेरी पूरी स्क्रीन आ रही है? तो मैं इसको अगर पूरा फैला देता हूं तो देखिएगा, क्या अभी पूरा आ पा रहा है? जी आ रहा है सर, आ रहा है। आ गया ना? मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, अभी ठीक है? हाँ फुल स्क्रीन। बहुत बढ़िया रहेगा ना, दिख रहा है पूरा? जी 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 दिख रहा है जी। तो यहाँ से हमारी जो है वो चर्चा प्रारंभ होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने ये है कि ये आज की डेट में जब एक व्यक्ति जी रहा है तो उसके जीने के पीछे उसको जीने के साथ साथ क्या मिल रहा है, यानी एक के साथ एक फ्री की जो स्कीम है, उस स्कीम में आप पूरी जिंदगी के साथ क्या क्या जोड़ रहे हैं। एक बच्चे से शुरू करूं तो मैं ये वाली जो स्क्रीन है,
मेरा पॉइंटर भी चल रहा होगा शायद, देख लीजिएगा। एक है एग्जाम, हाँ चल रहा है, फिर है चल रहा है। bullying, फिर है बुलिंग। मतलब एक बच्चा जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम के प्रेशर से बेचारा कहाँ कहाँ दबा हुआ है। आप देखिए, आप बच्चे के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि वो एग्जाम से दबा हुआ है, वो बुलिंग, दुनिया भर की बुलिंग उसमें होती है, गाली गलौज चलता रहता है। सेल्फ अस्टीम उसकी भी कुछ होती है, जिसका दबाव रहता है कि भाई मैं भी कुछ चीज हूं, मुझे भी कुछ प्रूव होना है। रिलेशनशिप्स को लेकर वो अलग से परेशान रहता है, उसको फीस देनी है, मिड टर्म एग्जाम्स हैं, ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, अलग तरह के डिप्रेशंस रहते हैं अपने फेस, अपने लुक को लेकर, अपने इमेजेस को लेकर। स्कूल का काम हम उस पर और दबा देते हैं, वो तो एक छोटा सा प्रेशर है। फिर उसके बाद उसकी घरेलू, उसके पॉकेट मनी, उसके कुछ अपने इच्छाएं, उनको लेकर के वो कहीं से इधर उधर से उधार ले लेकर के जिनको चुकाता है, उसका स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, असाइनमेंट्स का प्रेशर। एक छोटे से छोटे बच्चे पर भी ये प्रेशर्स होते हैं, और इन प्रेशर्स के साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो खुशनुमा जिंदगी बिताए। थोड़ा सा बड़ा होता है तो सेकंड स्टेज पर आ जाए, उसके पास जॉब का प्रेशर, उसके पास हेल्थ का प्रेशर, रिलेशनशिप्स का प्रेशर, पत्नी से नहीं बनती, पापा से नहीं बनती, मम्मा से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, स्लीप डेप्रीवेशंस, मनी, पैसा कमाओगे नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का क्या फायदा, मीडिया का ओवरलोड, पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये डिफरेंट जो है वो चलते रहते हैं। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जिंदगी और फैमिली वाला बन गया, तो अब दीज आर द मेनी कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ, इंक्लूडिंग डेथ ऑफ स्पाउस। दुनिया भर के घर के अड़ोस पड़ोस सब रिलेशनशिप चल ही रहा था, डेथ हो गए, हेल्थ हो गया, क्राइम हो गया, सेल्फ एब्यूज, फैमिली चेंजेस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल चेंजेस, न्यू लोकेशन, मनी। ये मैं सारी दुनिया के सारे दुख आपके सामने रख रहा हूं। जिंदगी इनसे बाहर कुछ हो तो बता दीजिएगा। बजट, वरीज, हेल्थ, टाइम, स्ट्रेस, मनी, वर्क, नॉइज, फैमिली, कोर्स, फ्यूचर, इनसे हट करके भी कहीं कुछ आप कितना समय इसके अलावा इनको देते हो और कितना इसके अलावा किसी और चीज को देते हो? आर यू नॉट ऑक्युपाइड विद मेनी ऑफ दीज? कौन सा ऐसा शख्स है जो इनसे घिरा हुआ नहीं है, चाहे वो बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है? मैंने तीनों की सिचुएशंस आपके सामने रख दी। आप सबसे पहले मतलब इसी को जांचने की कोशिश करें कि जिंदगी हमारी इन्हीं में बीत जाती है क्या? जिंदगी इन्हीं के लिए जी रहे हैं हम? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या जिंदगी में हमें मतलब इन्हीं के साथ ही रहना है, इन्हीं चीजों के साथ जीना है और जीते जीते खत्म हो जाना है? ये बेसिक नीड है और बैकग्राउंड है हैप्पीनेस करिकुलम की, कि हम यहाँ खुश होने के लिए जी रहे हैं या इन सब को झेलने के लिए जी रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसने हमको जो है वो बाध्य किया कि भाई हम लोग थोड़ा सा सोचें कि साहब ये हो क्या रहा है। तो ये इसको सामने रखते हुए फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज में आपके सामने इस स्लाइड पर जो सामने नजर आ रही है कि 1947 में 12% लिटरेसी रेट था सर। मैं अपने जितने भी सुनने वाली ऑडियंस है और हमारे जो पैनल पर बैठे हैं साथी, उन सबका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि 1947 में आप देखिए कि हैप्पीनेस आज की डेट से ज्यादा थी या कम थी? आपसे थोड़ा सा राय चाहता हूं, कोई भी बताएं पैनल में बैठे हुए लोगों में, ज्यादा थी या कम थी 1947 के? तब हैप्पी ज्यादा थी, आज ज्यादा है? फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। 1947 का तो नहीं कह सकते सर। 1947 में रहने वाले लोग ज्यादा खुश थे या आज के लोग ज्यादा खुश हैं? ये सवाल मुझे लगता है ज्यादा खुश रहे होंगे, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं ज्यादा खुश रहा करता था आज के मुकाबले में। मैं पीरियड ऑफ हैप्पीनेस की जब भी बात करूंगा तो ये देखेंगे कि जब मैं थोड़ा पीछे जाता हूं तो मैं अपने आप को मैं नहीं जानता 1947 वाले थे कि नहीं थे। मैं अपनी जिंदगी में जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूं, मेरी टेंशन, मेरे दबाव, मेरे स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। ये हर व्यक्ति की स्थिति है। मेरे ख्याल पैनल में बैठे लोग भी संतुष्ट होंगे और सहमत होंगे। मैंने शिक्षा को प्रेशर झेलने के लिए पढ़ रहा हूं, मतलब एक बच्चा ज्यादा खुश है या एक यंग ज्यादा खुश है, इसको देखिए। फिर एक और बात देखते हैं कि एक यंग ज्यादा खुश है या एक फैमिली वाला ज्यादा खुश है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, कोई एक आध एक्सेप्शनल केस को यहां नहीं ले रहा हूं।
एक्सेप्शनल केस वही होंगे जिनकी बात हम अभी करने जा रहे हैं, तो मैं एक्सेप्शनल केसेस को यहाँ डील नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन एन एवरेज इंडियन फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूँ। तो 12% लिटरेसी रेट था 1947 में, बट हैप्पीनेस का रेट बहुत जबरदस्त था। इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि 1918 में हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान था सर 105वां, फिर हो गया 117वां, फिर 122, फिर 133, और इस साल हम 158 लोग देशों में 144वें स्थान पर हैं सर, मुबारक हो। मतलब क्या हो रहा है ये, हम पूरे राष्ट्र पूरे विश्व में हैप्पीनेस में निरंतर गिर रहे हैं, निरंतर गिर रहे हैं, ये प्रमाण है, ये फैक्ट्स हैं। मतलब मैं केवल एक जनरल आम आदमी से भी पूछें कि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो घट मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत वहां पर है सर, नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन वो अभी देख नहीं रहे। मौसम अब ठीक है। बीच में डॉक्टर प्रदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों ने दिल्ली के हैप्पीनेस प्रोग्राम से कुछ लेने की कोशिश की हो? क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे टफेस्ट बोर्ड एक सिरदर्द है आप लोगों के लिए। जोशी जी, ये कहीं से लेने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन में 20 बरस पहले जॉयफुल लर्निंग का कंसेप्ट था। जी जी। और जॉयफुल लर्निंग जो है वो बच्चे को सिखाने की एक प्रक्रिया थी, लेकिन उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक तरह से मिशन हैप्पीनेस की तरफ ही बच्चों को ले जाने का प्रयास था। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 1947 में 12% लिटरेसी थी और हैप्पीनेस बहुत ज्यादा थी। लिटरेसी का हैप्पीनेस से कोई संबंध नहीं है। यूएसए को हम सबसे ज्यादा विकसित, सबसे बड़ा विकसित देश मानते हैं, लेकिन पागलों की संख्या सबसे ज्यादा वहीं पर है। तो आप जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, आप कल्पना करें कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हम जो हमारी ये भौतिकतावाद की जो अंधी दौड़ है, जो संचार क्रांति है, उससे हम कितना अफेक्टेड हुए हैं, उसने कितना प्रभाव डाला है कि हमारे हैप्पीनेस को वो लील गया है, पूरी तरह से खा गया है। बिल्कुल। आप कल्पना करें, एक छोटी सी बात देखें, मैं 2-3 चीजें रखना चाहूंगा। बहुड़ा जी बस 1 मिनट का समय लूंगा। आप न पूरा हमारे यहाँ आप देखिए, हमारे यहाँ बेटियों की शादियां होती थी। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बेटियों की शादियां होती थी। एक बेटी की शादी होती थी, उससे पूरा गांव किस तरह से जुड़ जाता था कि उस बेटी की शादी में हर घर से चारपाई आती थी, हर घर से फर्नीचर आता था, हर घर से बिस्तर आते थे, हर घर से बर्तन आते थे। और गांव के ही लोग, कोई एक्सपर्टाइज रहती थी, कोई सब्जी बनाने का माहिर होता था, कोई पूड़ी निकालने का माहिर होता था, कोई पनीर बनाने का एक्सपर्ट होता था। कहीं कोई न टेंट हाउस था, न कोई मैरिज हॉल था। सारे के सारे लोग जुड़ जाते थे और सबकी बेटी हो जाती थी उसकी शादी के समय। ये जो रिश्तों को जोड़ने वाले तंतु थे, उसको हमारी ये संचार क्रांति, हमारी जो अंधाधुंध प्रगति है, ये लील गई। और वहीं से हमारे मिशन हैप्पीनेस की द एंडिंग शुरू हो गई। आप कल्पना करते हैं, हमारे पूर्वांचल में बहुत अधिक संख्या में लोग बॉम्बे और दिल्ली में रहते हैं। पहले जब परदेसी आता था गांव में, और गांव के नुक्कड़ पे, गांव के किनारे कोई बच्चा किसी को देख लेता था, तो एक दूसरे को बताने की होड़ लगती थी। सारे बच्चे गांव की तरफ उस व्यक्ति के घर, यह बताने के लिए कि मैं सबसे पहले बता दूं जाकर के कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम्हारे चाचा आ रहे हैं, तुम्हारे ताऊ आ रहे हैं। होड़ लग जाती थी। गजब के रिश्ते थे, गजब के रिश्तों को जोड़ने वाले तंतु थे। आज जब परदेसी आता है तो गांव में सन्नाटा रहता है, अपने घर पहुंचता है तो दरवाजा बंद रहता है, 10 बार नॉक करता है, पता चला क्या, सीरियल देख रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पूरा का पूरा घर उसमें लगा हुआ है। इन सब चीजों ने हमारे रिश्तों पर कितनी बड़ी चोट की है, हमें कितना प्रभावित किया है
वहीं से हमारी हैप्पीनेस की एंडिंग शुरू हो गई और लिटरेसी बढ़ती गई, हैप्पीनेस गायब होती चली गई। आप देखें कि जहां जिस जिस देश ने जितना ज्यादा विकास कर लिया है, उस देश में उतने ही अधिक फ्रस्ट्रेट, अवसाद से ग्रस्त पागल बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कि हम विकास तो करते गए, हम हैप्पीनेस की तरफ नहीं सोचे। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है। नई पीढ़ी का जो पुरानी पीढ़ी के प्रति अवज्ञा, हमारे यहाँ एक फराज साहब, ताहिर फराज साहब हैं, उनका उनकी एक नज्म की लाइन है कि पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी, मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। ये जो नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के प्रति अवज्ञा भाव है, ये उसी हैप्पीनेस का अभाव है जिसकी तलाश में हम निकले थे, और हमारी अब ये स्थिति आ गई है कि हमें प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब आ गए हैं। सॉरी सर, ये यहाँ पर बहुत तगड़े बादल गरज रहे हैं। एक्चुअली जैसे ही मैंने कुछ चर्चा ऐसी तरफ मोड़ी तो जोर जोर से बादल गरजने लग गए और नेट कनेक्शन भी हिल गया। आपको शायद अभी कड़क की आवाज आ रही होगी। दिल्ली में बहुत गहरे बादल गहराए हुए हैं और खूब तेज वर्षा हो रही है। अच्छा। सॉरी, मैं अब दूसरे कनेक्शन से आपसे जुड़ रहा हूँ, तो आई होप बीच में थोड़ा सा समय व्यवधान आ गया। मैं चर्चा को जारी रख सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे नहीं पता पीछे कैसे आपने समय व्यतीत किया। हाँ, नहीं, हम चर्चा कर रहे थे इसी कार्यक्रम के बारे में सर। उत्तर प्रदेश के हमारे साथ संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बरेली मंडल के। बढ़िया, हम उनसे इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो फिर इस बीच में आप फिर से आ गए हैं, तो आपका फिर से स्वागत है। पावर पॉइंट धन्यवाद जी। मैं वही कहना चाह रहा था कि 2047 में हमारा लिटरेसी रेट 12% था और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं ऊंचा स्थान था। आज 2011 की मैं बात करता हूं तो 74% हमारा लिटरेसी रेट आ गया। यानी हमने कितना पढ़ाया लोगों को और उनकी हैप्पीनेस छीन ली। ये देखिए, ये प्रमाण है कि हमारी शिक्षा खुशी नहीं दे रही है, जबकि जीवन का उद्देश्य क्या है? खुश रहना। आप क्यों नौकरी कर रहे हो? खुशी के लिए। क्यों शादी कर रहे हो? खुशी के लिए। क्यों जी रहे हो? खुश होने के लिए। और ये शिक्षा आपको दुखी दे रही है, तो ऐसी शिक्षा का क्या करेंगे आप? सीधा सीधा सा एक सवाल है कि जो शिक्षा आपको दुख देती है, ये प्रमाणित है। ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, और वो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसी एनालिसिस के आधार पर कि 2011 में 74% रिलेटेड, यानी लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम फॉल हो रहे हैं, और हैप्पीनेस लाने वाला कारण था शिक्षा। यानी हमारे को अपने शिक्षा पर पूरी तरह से विचार करना होगा, और हमने ये पूरी फैक्ट फाइंडिंग एनईपी के सामने रखी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सामने, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको गंभीरता से स्वीकार किया। मैं स्वागत करता हूं इस पॉलिसी का, बहुत जबरदस्त हृदय की गहराइयों से, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को इंडिकेट किया, स्वीकार किया, और ये उस पर पूरा फोकस दिया कि सोशियो इमोशनल लर्निंग पर पूरा पीरियड होना, सुबह मतलब प्राथमिक नर्सरी से लेकर इवन सीनियर जो भी ट्रेनिंग संस्थानों तक अनिवार्य रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी विजय है। मुझे लगता है हम चीजों को वहां तक पहुंचा पाए और उन चीजों को स्वीकार किया गया सभी सरकारों के द्वारा, सभी राज्यों के द्वारा, पूरे भारत देश के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद भी क्या क्या मानव ने, मतलब जो भी एक जन सामान्य है, वहां तक ये चर्चा अभी तक नहीं पहुंची है। वो लोग अभी पीछे हम लोगों ने जब हैप्पीनेस को लागू किया तो मुझे अध्यापकों को बहुत गहराई से ये समझाना पड़ा कि भाई लोगों, ये वो क्या करते थे कि हैप्पीनेस के पीरियड में, प्रारंभ के दिनों की बात कर रहा हूं, आज तो बहुत शानदार स्थिति है, पर प्रारंभ के दिनों में हैप्पीनेस के पीरियड में फिर गणित पढ़ा दिया, विज्ञान पढ़ा दिया। मतलब उनको लगता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा गणित के पीरियड में हैप्पीनेस पढ़ाइए, हैप्पीनेस हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप लक्ष्य से भटक गए हो, गणित क्यों पढ़ रहे हो? हैप्पीनेस क्यों चाहिए गणित के लिए, या गणित किस लिए चाहिए हैप्पीनेस के लिए? ये बात बिना सोचे समझे हम लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि कौन सा विषय कितना अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हम महत्व नहीं समझेंगे, हम उस पर पूरी तरह वजन नहीं ले पाएंगे। आप स्ट्रेस में, आप बुलिंग में, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा, तब नीड थोड़ी सी और आगे समझ में आएगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय ये है कि एक बच्चा था हमारा अपना शिष्य,
दिल्ली की आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, दिल्ली की आईआईटी में टॉप किया उसने, और टॉप कर लेने के बाद यूएसए की एक फर्म ने उसको 2 करोड़ रुपए महीने के पैकेज पर जो है उसको बुक किया। वो वहां पर चले गए, वहां पर वो काम करने लग गया, और काम करते करते 6 महीने के बाद उसको वहीं की एक लड़की के साथ प्यार हुआ, वहीं उसने उसके साथ विवाह किया। 5-6 महीने और बीते थे कि उसके बाद उन्होंने वहीं पर एक अपार्टमेंट खरीदा, और अपार्टमेंट खरीदकर दोनों ने इकट्ठे वहां रहना शुरू कर दिया। वो लड़की भी आईआईटी दिल्ली की थी, और उसके बाद उन दोनों ने अपनी फैमिली लाइफ को शुरू किया। दोनों ही नहीं काफी जबरदस्त पैसा कमाते थे। आप सारे मेरे देश का हर बच्चा इनके जैसा बच्चा बनना चाहता है, पर मैं ये हर बच्चे को बताना चाहता हूं, हर माँ बाप को बताना चाहता हूं कि उसके 1 वर्ष के बाद उन दोनों की लाश वहां पर उनके कमरों में टंगी हुई मिली। दिस इज अ न्यूज विच यू कैन रीड। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो केवल और केवल मनी मटेरियल्स के पीछे भाग रहे। क्या हमने उनको जीना नहीं सिखाया? क्या हमारे शिक्षा का ये दायित्व नहीं था कि ऐसे स्ट्रेस में, पता नहीं क्या स्ट्रेस रहे होंगे। अभी तक उनकी रिसर्च चल रही है, अभी तक उनका शोध चल रहा है कि कारण क्या रहे हैं डेथ के, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हैप्पीनेस के लिए वो जी रहे थे कि शादी करके मरने के लिए जी रहे थे। क्या सिखा पाए हम? कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हम? आईआईटी करवा के क्या पा लिया? इंजीनियरिंग करवा के क्या पा लिया? दुनिया भर का पैसा कमाना सिखा रहे हैं कि खुश रहना सिखा रहे हैं? अपने अपने बच्चों को जरा सामने रख के देख लीजिए, वो खुशी बिना पैसे के भी बच्चे को प्राप्त हो सकती है। खुश होकर के पैसा कमाना है या पैसा कमाकर खुश होना है, इस पर सोच लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमको खुश होना सिखा देंगे तो जिंदगी में कुछ भी कर ले वो। एक 10 रुपल्ली डेली के कमाने वाला आदमी भी खुश हो सकता है, और 10 करोड़ रुपए डेली कमाने वाला भी दुखी हो सकता है। तो खुशी का पैसे से संबंध कहां रह गया? ये बात हम कहीं नहीं समझा पाए। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा जीने के लिए आवश्यक नहीं है, पर पैसा ही जीवन की आवश्यकता बन गया, पैसा ही जीवन का लक्ष्य बन गया, जो कि कहीं एक माध्यम था, जो कि एक ट्रेन थी जिसके द्वारा हमने कहीं किसी अल्टीमेट गोल पर पहुंचना था। ये यहां गड़बड़ हो गई। मीडियम तो चाहिए, माध्यम तो चाहिए, पर उन्हें माध्यम जितना ही मान सम्मान दीजिए। उन्हें अपने जीवन का गोल बना दिया तो हमारे जीवन का गोल ही हम भूल गए। हम एक गाड़ी में बैठे कि हमको मुंबई लेकर के जाएगी, या हम ऐसी गाड़ी में बैठे जो खूब एसी हो, उसमें शानदार सुविधाएं हो, सुख हो, पता नहीं कहीं भी ले जाए, वो कहीं भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं। प्रेजेंटली वो एक गाड़ी में बैठना हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जो हमने पढ़ाया नहीं कहीं। विषय तो, शिक्षा तो कोई पढ़ा ही नहीं। कोई भी आता है, माता पिता ने अपने आप पढ़ा दिया, पेरेंट्स ने अपने आप पढ़ा दिया। जीवन के लक्ष्य बनाना तो हमारी शिक्षा ने बताया ही नहीं कि हम जी क्यों रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। तो हैप्पीनेस करिकुलम केवल और केवल उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामने आया कि हम बच्चे को ये बताएंगे कि तुमको जीना क्यों है, हम उसको ये बताएंगे कि तुमको गणित क्यों पढ़ना है, हम तुमको ये बताएंगे कि तुमको हिंदी क्यों पढ़ना है, तुमको साइंस क्यों पढ़ना है, तुमको नौकरी क्यों लगना है, तुमको शादी क्यों करना है, तुमको सांस क्यों लेना है, तुमको इस समाज के अंदर किस प्रकार से जीना है और क्यों जीना है। क्यों जीना है, क्या जीना है, तो ये सवाल उठा ही नहीं। अब पैदा हो गए हैं तो जीना ही है, तो इसलिए क्या वाला प्रश्न तो वहां से अपने आप उठ गया। 2 ही बचे। पहला सवाल उठा कि क्यों जीना है, और फिर दूसरा सवाल उठा, पहला क्यों का समझ में आ जाएगा तो फिर कैसे भी सिखा देंगे। कैसे तो वो अपने आप भी डील लेगा। लेकिन अभी तक हम बच्चों को ये नहीं बता पाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं स्थान नहीं है कि क्यों जीना है। हैप्पीनेस करिकुलम इस प्रश्न का उत्तर है। तो पहले इसकी नीड को हमने समझना होगा कि नीड क्यों है, क्यों इसको अनिवार्यता के साथ लेना होगा और कितनी महत्वता के साथ लेना होगा। ये जब तक हम नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम इसको लाइम ऐसे ही ठीक है हो गया, खाना पूर्ति नहीं है। ये एक बिंदु था जिस पर मैं यहाँ पर आपके कार्यक्रम के जरिए, आपके श्रोताओं के जरिए इस महत्वपूर्ण संदेश को देना चाह रहा था। ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना जरूरी है। अरे जिंदा रहेंगे तो गणित पढ़ेंगे। छोटे छोटे से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, माँ बाप के साथ जीना नहीं आता है। छोटे से बच्चे को पहले से ही सिखाना पड़ेगा। ये एक बिंदु है। पहले जीना तो सिखा ले, फिर गणित पढ़ना सिखा लेंगे, फिर हिंदी, पहले सांस लेना तो सिखा दें, आराम से बैठना तो सिखा दें, माइंडफुलनेस लगा करके कि ध्यान किस प्रकार से देख करके बैठा जाता है। अभी तो उसको शांतिपूर्वक बैठना ही नहीं आता है, उछलते उछलते कूदते कूदते किस दिन छत से कूद जाता है।
और हम देखते रह जाते हैं कि हम उस पर प्रेशर डाल डाल करके यही कहते हैं, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे नंबर लाने हैं, बेटा तुझे माँ बाप का सम्मान करना है। वो छत पे जाता है, पूरा सम्मान कर देता है। अब हम क्या करेंगे कि अपने सारी शुभाकांक्षाओं का, और यूं कहते हैं तुम कल को खुश हो जाओगे, तुम कल को खुश हो जाओगे, ये सब करोगे तो तुम खुशी जीवन बिताओगे। आप खुश हैं? आपने खुशनुमा जीवन बिता लिया है? आपने उससे कहीं ज्यादा काम करके खूब अच्छे से बढ़िया जीवन जी पाए हैं, जो उसी जीवन पर अपने बच्चों को धकेलते हैं? हमने खुद वो पढ़ाई नहीं की जिस पढ़ाई की हम बच्चों को आवश्यकता समझ रहे हैं। तो खुद भी पढ़ने की जरूरत है और बच्चों को भी पढ़ाने की जरूरत है। केवल और केवल एक महत्वपूर्ण विषय, हैप्पीनेस करिकुलम। ये नीड और पर्सपेक्टिव है। डिप्लीटिंग वैल्यू सिस्टम उससे बढ़ेगा। सुसाइड रेट, गारंटीड दे रहा हूं, सुसाइड रेट घट जाएगा टीनेजर्स में, खास तौर से जहां पढ़ाएंगे वहां घटेगा। रिलेशनशिप बढ़ेगी। मैं कुछ नीड्स आपके सामने रख रहा हूं। इंक्रीजिंग एग्रेशन, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर धैर्य खत्म हो जाता है बच्चों में, यंग जनरेशंस में। जरा सा उनको कह दिया, अभी पिछले दिनों की घटना है, एक 8वीं क्लास की बच्ची को टीचर्स ने यही कह दिया सिर्फ कि बेटा आप काम नहीं करके लाए हो, हम तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। अभी उसने केवल धमकाया ही था। लड़की फटाफट स्कूल की 4थी मंजिल पर गई और वहां से छलांग लगा दिया। बताइए, इतना धैर्य नहीं है। हम पहले तो डंडे मार दिया करते थे, तब भी बच्चा जो है वो बेचारा इतना स्ट्रांग हुआ करता था। आजकल बच्चे को 2 डांट मार दो तो सुसाइड पे चला जाता है, टीचर और फंस गए। तो ये जो स्थिति है, इन स्थितियों से निकालेंगे। हैप्पीनेस करिकुलम इज वेरी वेरी एसेंशियल टू मेक देम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर सच सिचुएशंस, टू डील विद सच स्ट्रेस। ये कौन पढ़ाएगा? मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा रहा है, हिंदी तो नहीं पढ़ा रहा है, साइंस तो नहीं पढ़ा रहा है। इस विषय की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं हमारे पास स्टेट्स के लोग। तो थ्रॉट कट कंपटीशन, बच्चे के पीछे चारों तरफ से कंपटीशन है, पीयर का कंपटीशन का जोर, कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम इस दौड़ में पीछे रह जाओगे। इस कंपटीशन से वो कैसे झेले, ये भी तो सिखा दो साथ के साथ। कंपटीशन में झोंकते जा रहे हैं। कोटा के अंदर मरने वालों का रेट देख लीजिए, जो कंपटीशन की हब है। ये सारे बहुत बहुत पढ़े लिखे बेचारे सिंसियर बच्चे बहुत, और डिप्रेशन में जो आ जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है। टेररिज्म बढ़ रहा है हैप्पीनेस ना पढ़ाने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग आ रही है हैप्पीनेस ना पढ़ाने की वजह से। पॉल्यूशन फैल रहा है हैप्पीनेस ना पढ़ाने की वजह से। इस देश की सारी समस्याओं का केवल और केवल केंद्र बिंदु है कि हमारी शिक्षा में इस करिकुलम का ना होना। इसको लाएंगे, लगभग सभी समस्याओं से बच पाएंगे, अगर इसको ठीक से सिंसियरिटी के साथ अगर प्रस्तुत किया जाता है तो। इतना ही कहना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ रिपोर्ट्स देना चाहता हूं, इसके बाद मैं आपका प्रश्न लेना शुरू कर दूंगा। नीड्स सामने रखने के बाद यूनेस्को ने 2016 में, मैं अगर ये दिखा पाते हैं तो शेयर कर पाए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही प्रस्तुत कर दूंगा। यूनेस्को ने 2016 में एक लाइन कही थी जिसे मैं इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा हूं। We as adults have designed educational and school system for children, but how happy are children within these systems? This question requires us to consider the critical linkage between happiness and our current educational system. यूनेस्को ने 2016 में बोला था। Educators and schools across the globe are realizing the need for the wellness lessons. ये यूनेस्को बोल रहा है। 2005 में हमने NCF बनाया, उन्होंने भी कहा कि एजुकेशन मस्ट बी द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑफ लर्निंग मोर देन वन इनर सेल्फ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोठारी कमीशन ने भी 1966 में कहा कि भाई ये बहुत जरूरी है, आपको वैल्यूज एजुकेशन सीरियसली लेना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा शिक्षा में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 कह रही है टू एसिमुलेट न्यू थॉट्स, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकली बाय न्यू जनरेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज को इंश्योर करिए, नहीं तो बहुत शिक्षा की व्यवस्था गिर जाएगी। पॉलिसीज बोलती चली गई, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे कोई परिवर्तन नहीं आया, कहीं उसको स्थान नहीं मिला पॉलिसीज के कहने के बावजूद भी। आज मेरा मेन मुद्दा यह कि एनईपी ने फिर से एक बार कहा कि इसको आपको पढ़ाना होगा। शिक्षा के अंदर जब भी आते हैं वही 4 विषय आ जाते हैं। शिक्षा के अंदर जब करिकुलम लागू होता है फिर वही हो जाता है। तो मैं सभी प्रशासनिक व्यक्तियों से, टीचर्स कम्युनिटी से,
सभी एजुकेशनिस्ट से, सभी पेरेंट्स से, गार्जियन से, एक मानव मात्र से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस शिक्षा की आवश्यकता है तो आपको शिक्षा के भीतर इसको एक सब्जेक्ट के रूप में तो कम से कम लेकर के आइए। हर विषय में जोड़ पाए नहीं जोड़ पाए, कम से कम इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए करिए। नहीं, आप बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमको चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ चाहिए, आएगा कैसे? उसके लिए शिक्षा में स्थान कहाँ रखा गया? तो वो रखना हमारी नीड है। यूनेस्को की 1996 की रिपोर्ट ने कहा कि 21वीं सदी में हमारा लक्ष्य क्या है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, एंड लास्ट में कहा गया लर्निंग टू लिव टुगेदर। वेयर इज दिस लर्निंग टू लिव टुगेदर? कौन से सब्जेक्ट्स में है ये? चारों ही विषय में सिर्फ एक विषय को हम थोड़ा सा पकड़ के बैठ गए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, बट व्हाट टू डू? लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी फोकस ही नहीं है। फिर अगर होता तो पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा सुसाइड कर रहा है, कैसे हो रहा है ये? लर्निंग टू लिव टुगेदर, आईआईटी पास करके अमेरिका में जाकर बंदा सुसाइड करता है, कहां लर्निंग टू बी हमने दिया उसको? कौन सी आईआईटी ने नहीं दिया तो कौन देगा? लर्निंग टू बी लिव टुगेदर। ये कुछ मुद्दे थे जिन मुद्दों पर हम लोग पकड़ पाए। जी, कोई प्रश्न बीच में आप करना चाह रहे थे, शायद उसको ले सकते हैं। जी सर। मैं जानना ये चाहता था डॉक्टर राजेश कि आपने कहा कि रायपुर में 40 ऊपर से लेके नीचे तक आपका शिष्टमंडल गया, आप एक हफ्ता वहां रहे, आपने समझा, तो आप सोचते हैं कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में सिचुएशन बहुत बेहतर है देश के अन्य हिस्सों से? क्योंकि वहां उन्होंने पोस्ट पॉलिसी को, मेरे को याद है आज से 2-3 साल पहले एजुकेशन सेक्रेटरी कौन थे, शायद दास साहब थे, और वो छत्तीसगढ़ में हम सब गए थे, एनसीईआरटी सीआईटी के सारे ऑफिशियल्स गए थे और वहाँ बहुत चर्चा हुई थी और उन्होंने बहुत सराहा था इस प्रोग्राम को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता कि वहाँ की स्थिति कैसी है, ये नंबर 1। दूसरा, क्या हमने हैप्पीनेस क्वोशिएंट जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा है भूटान में, क्या हमने उससे कुछ लिया, उससे लेने की कुछ कोशिश की कि वहाँ ऐसा क्या है कि वो इतने हैप्पी रहते हैं? तीसरी बात जो मेरे को याद आ रही है, आपने तो एनईपी की बात की, उसमें आज से करीब 30 साल पहले अफ्रीकन एजुकेशन फाफुलवा थे, उन्होंने ये कहा कि यू कैन नॉट यूज यस्टरडेज टूल, यू मीन्स द टीचर्स, यू कैन नॉट यूज यस्टरडेज टूल फॉर टुडेज जॉब एंड एक्सपेक्ट देम टू बी इन बिजनेस टुमारो, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ नई चीजें ईजाद करनी पड़ेंगी, जिसमें कभी आपके एब्सेंस में डॉक्टर प्रदीप जॉय ऑफ लर्निंग की बात कर रहे थे, कैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, या आप हैप्पीनेस प्रोग्राम की बात करें, तो आपके विचार इनको भी जरा कवर करिएगा, हम आपसे बहुत मैं एक एक करके लेता हूँ, आपका पहला सवाल था कि रायपुर में गए, हम रायपुर नहीं गए। रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक अछौती गांव है, वहां पर अभ्युदय संस्थान है, जीवन विद्या केंद्र। मैं केवल केंद्र में गए, हम रायपुर के एजुकेशन सिस्टम में भी अभी पूरी तरह से उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, इसलिए रायपुर के एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। रायपुर का एजुकेशन सिस्टम इज स्टिल ग्रोइंग अप, वहां तो हैप्पीनेस करिकुलम अभी नहीं पढ़ाया जा रहा, उन्होंने फिलॉसफी को एज इट इज लिया, जबकि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा, जैसे आपने थर्ड पॉइंट्स पर मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि इनोवेशंस भी करने जरूरी हैं। आई एम एजुकेशनिस्ट, आई एम फॉर द लास्ट 35 years आई एम टीचिंग द टीचर्स, सो हाउ द टीचर्स शुड बी टेकन अप, हाउ द करिकुलम शुड बी डेवलप्ड, उस पूरी फिलॉसफी को करिकुलम शेप देना एक बहुत आवश्यक चीज हमें लगा, और हमने ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज अडॉप्ट कर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि हैप्पीनेस करिकुलम में जीवन विद्या से उठाए हुए कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें हम लोग सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बिंदु है। दूसरी बात, आपने कहा भूटान, तो रायपुर वाले स्पष्टीकरण के बाद हम आते हैं, भूटान से हमको निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो वहां भूटान में अभी उल्टी चीज हो रही है कि हमने भी विजिट किया है भूटान में जाकर और उनको भी ट्रेनिंग दिया है। आज स्थिति ये है कि दिल्ली से भूटान में हम लोग जाकर के उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं। भूटान के अलावा अभी कोई 1 सप्ताह पहले ही एक स्टेटमेंट आई है दलाई लामा जी की, एवरीवन हैज टू लर्न फ्रॉम द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ दिल्ली, पर्टिकुलरली हैप्पीनेस करिकुलम। दिस इज अ स्टेटमेंट, आप देखिए उसमें न्यूज़पेपर्स के अंदर 1 वीक बिफोर स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको। तो अभी ये स्थिति भूटान से, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकली दे आर डूइंग वेरी गुड। तो उनके वहां की जनरेशन जिस तरह से जी रही है,
और जिस तरह के कनेक्ट हैं, उसको हम उस बिहेवियरल में से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने इस करिकुलम में लिया है, अडॉप्ट किया है। मैं उनको एक एक कहां से क्या क्या किया मैं मैचिंग बता सकता हूं, टाइम मिलता है तो, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। हैप्पीनेस इंडेक्स को मेन प्रोग्रेस, विकास का एक बिंदु मान लेना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये भूटान ने करके दिखाया है। इंपॉर्टेंस जनता, एक एक व्यक्ति वहां का समझ पा रहा है कि हाँ ठीक बात है, और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो व्यक्तियों में मूवमेंट लाना पहले बहुत जरूरी है, जो कि वहां पर हम देख पाते हैं कि व्यक्ति एक अंधी दौड़ में नहीं मर जाए। तो ये एक चीज है जो कि शिक्षा के द्वारा कहीं आएगी, मूवमेंट के द्वारा आएगी। एक शिक्षा को मूवमेंट बनाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या था? तीसरा पॉइंट मैंने इनोवेशंस की बात की थी, अफ्रीकन एजुकेशन फाफुलमा ने जो कहा था वो कवर कर दिया। बीच में एड्रेस हो गया, वो मेरा थोड़ा सा एड्रेस हो गया, और बाकी मैं और अभी आगे लूंगा और हम आगे इनोवेशन के साथ ही लाएंगे। तो बात ये थी कि वहां से हमने फिलॉसफी को पढ़ा, पर पढ़ करके एज इट इज प्रेजेंटेशन अभी नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूं, एंड वी हैव डेवलप्ड हैप्पीनेस करिकुलम एंड इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय टीम ऑफ 54 पर्संस, 54 एक्सपर्ट्स टुगेदर। और वो 54 एक्सपर्ट्स में कौन कौन लोग थे वो मैं आपके साथ थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूं कि उसमें जीवन विद्या केंद्र के कुछ लोग थे, एक CTTL, एक हमने एक सोसाइटी बनाई दिल्ली के अंदर जिसमें काफी सारे वॉलंटियर्स थे, 5 NGOs थे, ड्रीमर ड्रीम है, और हमारे साथ लभ्या फाउंडेशन है, डालमिया ग्रुप है। तो इन सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भी इस हैप्पीनेस और वैल्यू एजुकेशन के लिए कहीं पर भी कोई भी अनुभव प्राप्त किया है, और कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी, तो 2000 लोगों को हमने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया। अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद 2000 लोगों ने अप्लाई किया अपने अपने आइडियाज के साथ हमको। इट वाज एन ओपन इनविटेशन कि जिसके भी जो भी आपके सुझाव है वो सभी आए। उसमें भूटान के पास भी लेटर गया था, इंटरनेशनली लेवल पर लेटर दिया गया था, पूरे भारत के सभी केंद्रों को इन्वाइट किया गया था। तो उन सभी केंद्रों को हमने प्रस्तुति का, उसमें से कुछ को स्क्रूटनी किया और एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया। नेशनल सेमिनार के अंदर हमने सबको प्रस्तुति देने का, जो भी सिलेक्टेड लोग थे उनको प्रस्तुति देने का अवसर दिया, और उसमें से 5 NGOs, एक विशेष स्कूल और हमारे डायरेक्टरेट के 16 मेंटोर टीचर्स को हमने उसमें शामिल किया, जिन्होंने मिल करके इस पूरे करिकुलम को डिजाइन किया। उसमें 3 साइकोलॉजिस्ट शामिल हुए, जो कि ताकि ये साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी इसको हम लोग पूरी तरह से बना पाए। तो नर्सरी लेवल का कोर्स करिकुलम कैसा होना चाहिए, नर्सरी के बच्चे की स्थिति को जानने वाले लोग उसको लिखें। तो लिखने का कार्यक्रम अध्यापकों ने किया, और पूरी तरह से इस गाइडेंस में ये जो दिल्ली के अध्यापकों ने, जो कई कई वर्षों से उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, ताकि उस बच्चे की स्थिति से वो अवगत रहें, और तब इस करिकुलम का निर्माण कर पाए हम लोग। इट इज इन सेल्फ, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो बनाने का तरीका है, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस टीम को एक चेयरमैन के रूप में लीड कर पाया। पर मैं ये बताना चाहता हूं, सेहरा जरूर हमारे सिर पर बांध दिया, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, सबसे लीस्ट काम मैंने किया। उस पूरी टीम के हर व्यक्ति का कहीं ज्यादा गहरा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे करिकुलम को बनाने में। सो इट इज नॉट अ वन मैन जॉब, इट इज नॉट द एस्टेब्लिश्ड जॉब, इट इज पूरी डेवलप्ड इन अ न्यू वे, टोटली इन एन इनोवेटिव वे, जिसमें 4 मेजर पेडागोजीज इस्तेमाल हुई हैं। वो मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था में डेवलपमेंट ऑफ स्किल पर बहुत फोकस है, कि भाई मैथमेटिक्स की स्किल्स डेवलप हो, साइंस की स्किल्स डेवलप हो, पर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी। तो इस पूरी जो ये था, और उसकी पेडागोजी कैसे डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बने बच्चे की, इस पर 0 फोकस है। रादर मैं कहना चाहता हूं 1% होगा मैक्सिमम। तो ये जो हैप्पीनेस करिकुलम है, ये बड़ा क्रिटिकली डिजाइंड हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी हम लोग जो है वो कैच कर पाए, उसको पूरी वेटेज दे पाए। तो दलाई लामा जी को से बढ़िया व्यक्ति कौन हो सकता है। आपने भूटान का नाम लिया, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उनसे ही हमने इसका शुभारंभ करवाया, और उनको सबसे पहले हमने रिव्यू के लिए भेजा। उनकी कमेंट्स इसके अंदर, हमारी बुक्स के अंदर मेंशन्ड हैं, उन्होंने इसको देखा। सी लर्निंग के नाम से जो बुक्स लॉन्च हुई, वो हैप्पीनेस करिकुलम के बाद लॉन्च हुई, जबकि इससे पहले बन रही थी। सोशियो इमोशनल लर्निंग के नाम से करिकुलम भूटान में पढ़ाया जा रहा है, पर उसको पूरी तरह से डेवलप हुआ, और उसके अंदर हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट करने का अवसर मिला। तो वी ऑल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर्स, वी आर टुगेदर। मैं इतना ही बस बताना चाह रहा हूं कि आप स्पा से, थेरेपी से, म्यूजिक सुन लेंगे, खुश हो जाएंगे,
टाइम मैनेजमेंट से मतलब एक्सरसाइजेस कर लो, हॉबीज में थोड़ा टाइम लगा लो, ये मोमेंट्री हैप्पीनेस है, इनसे बहुत ज्यादा आपको कवर अप नहीं होने वाला है। तो हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में दुख आए ही नहीं, इस पर थोड़ी बातचीत कर लें, ये मुद्दों को हम उठा पाए हैं। जी जी भट्ट जी, डॉक्टर प्रदीप। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत अच्छा आपने अच्छे तरीके से पूरे जो सिस्टम में आपने काम किया उसके बारे में हमें बताया। एक एक्सपीरियंस आपको और रहा सर, जब डोनाल्ड ट्रंप आया और उनके साथ फर्स्ट लेडी अमेरिका की मेलेनिया ट्रंप आई और उन्होंने इस आनंदम ये हैप्पीनेस प्रोग्राम को उन्होंने देखा, तो क्या कमेंट थे सर उनके, क्या उन्होंने कहा, थोड़ा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। उनका देखिए यही बात है कि अभी तक तो उससे पहले की स्थिति 2 साल तक तो हम सारे देशों को देखते रहे कि भैया यहाँ से भी कुछ सीख लो, वहां भी सीख लो। हम भूटान भी गए, हम अमेरिका में भी गए, हम कनाडा में भी गए, मैं खुद फिनलैंड में होके आया हूँ। फिनलैंड के अंदर मैं काफी समय तक वहां की शिक्षा व्यवस्था को देख के आया कि उनमें से कौन कौन से बिंदु हैं जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में लाया जा सकते हैं। मैं कैम्ब्रिज गया हूँ, मैं इस बात का प्रमाण हूँ, केवल मैं नहीं गया हूँ, पूरी दिल्ली के बहुत सारे शिक्षाविद भेजे गए हैं, तो वहां पर भी हम देख करके आए। 2 वर्ष तक तो हम पूरा घूमते घामते रहे। इस हैप्पीनेस करिकुलम को बनाने के दौरान ही हमें ये दोनों भ्रमण करने का अवसर मिले। सिंगापुर में भी गए, सिंगापुर के अंदर कंट्री को जहां जहां की शिक्षा व्यवस्था को आप नंबर 1 व्यवस्था मानते हैं, हम उन सभी जगह पर गए हैं। अब इसके बाद जो है जब हम वापस आए और करिकुलम डिजाइनिंग हुई, अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, हमारे पास प्रमाण है। भूटान ने अप्रिशिएट किया है, जापान ने अप्रिशिएट किया है, कोरिया ने हमको अप्रिशिएट किया है, सिंगापुर ने ही, जहां पर हम गए थे सिंगापुर ने अप्रिशिएट किया है, तो यूएसए ने अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट ही नहीं किया है, उन्होंने वहीं पर इच्छा जाहिर कर दी कि भाई हमें, उनकी जो फर्स्ट लेडी ने ये कहा कि मुझे केवल और केवल इंटरेस्ट है तो दिल्ली के स्कूलों को देखने में इंटरेस्ट है, एंड शी विजिटेड दिल्ली केवल और केवल इस का पर्पस के लिए कि मेरे को हैप्पीनेस करिकुलम को इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाइए। तो हमने उनको हैप्पीनेस की कक्षाएं दिखाई एंड शी वाज वेरी हैप्पी। और अभी पिछले दिनों कोरोना के टाइम पर, जब कोरोना कोविड-19 चल रहा था, तो फिर उन फर्स्ट लेडी का वहां से संदेश आया कि आई एम इन कनेक्ट, मैं कनेक्ट में हूं और काफी मुझे अच्छा लग रहा है कि कोविड-19 के दौरान हैप्पीनेस करिकुलम किस तरह से स्ट्रेस को संभालने में मदद कर रहा है दिल्ली के बच्चों की। और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, पर इन्हीं भावों के साथ स्टेटमेंट्स आई और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया हाउ द स्कूल चिल्ड्रंस आर बीइंग डेल्ट ड्यूरिंग दिस हैप्पीनेस, ड्यूरिंग दिस कोविड-19 यूजिंग दिस हैप्पीनेस करिकुलम। तो ये फीडबैक है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हैप्पीनेस कार्यक्रम वैसे तो सर बच्चों के लिए है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हम बड़ों को भी थोड़ा हैप्पीनेस दें, और वो मंत्र आपके पास क्या है करिकुलम वो बताओ, आप क्या है तो वो तो सर हमें भी थोड़ा हैप्पीनेस दीजिए। आपकी आवाज थोड़ी सी पहुंच नहीं पाई मेरे पास, फिर से प्रश्न एक बार दोहराना चाहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि आप दुनिया सारे बच्चों को दिल्ली की हैप्पीनेस बांट रहे हैं, तो हम बड़ों को भी थोड़ा हैप्पीनेस की दरकार है सर, और आप उसको देने में सक्षम हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें भी हैप्पीनेस आप दें, कुछ कविता और कुछ गा करके। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि जो गाने से मिलने वाली हैप्पीनेस है वो जब तक गाना है तब तक ही रहती है, जो खाने की हैप्पीनेस है वो जब तक खाना है तब तक हैप्पीनेस रहती है। हैप्पीनेस करिकुलम से जो हैप्पीनेस मिलेगी वो ताउम्र मिलेगी, निरंतर मिलने वाली हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए एक चाह रहा था कि आप पहले हैप्पीनेस करिकुलम है क्या, मैं अभी तारीफ ही किए जा रहा हूं, अंदर क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लें। अगर हम पीपीटी दिखा पाए तो थोड़ा सा आगे, तो उससे मुझे लगता है बातें थोड़ी और खुलेंगी और बड़ों को भी समझ में आएगा कि वो गाने में हैप्पीनेस ना ढूंढे। तो हम तो आपका पक्ष है सर, वो उसको हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, क्योंकि आपका जो स्टोरी यही पता लगा कि आपने बहुत सारे कवि सम्मेलनों में प्रतिभा किया है, 300 से अधिक आपने जो है गाने और तमाम म्यूजिक के एल्बम्स वगैरह में प्लस योगदान दिया है, तो वो भी थोड़ा सा एक पक्ष आपका है। ये सर पास था जहां मैं हैप्पीनेस पहले ढूंढता रहा, पर एक्चुअली समझ थोड़ी बाद में आई। वाह, और जब समझ आई तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या बात। एक हमारे दर्शक है सर अंसारी शाहबुद्दीन साहब, वो पूछ रहे हैं कि हैप्पीनेस कार्यक्रम को विषयों के साथ जोड़कर कैसे पढ़ा सकते हैं।
मैं चाहता हूं पहले हम एक बार थोड़ा सा इसके वो विश्लेषण थोड़ा सा कर लें कि एक्चुअली हम हैप्पीनेस में कहीं कंफ्यूज बहुत होते हैं। पूरे भारत में 25 स्थानों पर 25 स्थानों पर हैप्पीनेस पढ़ाई जाती है, लेकिन एक मिसकंसेप्शंस के साथ। तो वो मिसकंसेप्शंस में थोड़े से निकालना चाहता हूं। कईयों को लगता है कि म्यूजिक पढ़ाना ही, एक स्टेट में, एक राज्य में तो मैं ये देख पा रहा था कि उन्होंने ऐसा किया है कि एक पीरियड खाली छोड़ दो बच्चों को, जो वो करना चाहते हैं करने दो, इसी का नाम है हैप्पीनेस। और उसमें बच्चों ने एक दूसरे को कई जगह मार मूर भी डाला, कहीं डेस्क किसी के सिर फोड़ दिए, किसी का कुछ कर दिया, तो वो हैप्पीनेस की जगह पर कुछ और बन गया। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम में बेसिकली अंदर क्या देना है, थोड़ा सा मुझे लगता है इसको पकड़े बिना नहीं तो बहुत मिसकंसेप्शंस फैलते चले जाएंगे। हैप्पीनेस डजंट मीन्स मोमेंट्री हैप्पीनेस। तो मैं इसलिए चाह रहा हूं एक बार जरा अगर पीपीटी आ सकती है तो एक बार दिखा पाए। सर पीपीटी आप वहां से चलाएंगे तो मैं शेयर कर पाऊंगा। हाँ चल रही है, लेकिन सर मुझे दिख नहीं रही है स्क्रीन पर। यहाँ शेयर स्क्रीन में लीजिए आप पहले की तरह। अच्छा मैं शेयर स्क्रीन में ले रहा हूँ, लीजिए 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 लीजिए, देखिए आ गया है शायद। नहीं आया सर। देखिए अभी भी नहीं आया है। आ गया जी, आ गया सर, आ गया जी जी, ठीक बात है। तो ये देखिए, ये हैप्पीनेस करिकुलम में अगर हम देखें तो पहले मैं इस स्लाइड पर आता हूं, व्हाट इज इट। तो पहला सवाल, अब मेरे को थोड़ी देर आपसे चर्चा करनी होगी, तो चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। डिस्कशंस के जरिए हम चलें तो वो लेक्चर बेस में थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो जाती है, तो डिस्कशन से पॉइंट्स जरा इजीली और जल्दी कवर होते हैं। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि हैप्पीनेस जो है, यहाँ पर कई बार एक कंफ्यूजन होता है विभिन्न लोगों में कि हैप्पीनेस जो है ये सोर्स है या मीडियम है। हैप्पीनेस, इसको और मैं बताऊं कि मतलब विभिन्न स्थानों से जो मिलने वाली हैप्पीनेस है वो एक ही है या अलग अलग है। इसको पहले ऐसे समझते हैं कि जैसे म्यूजिक से हमको हैप्पीनेस मिलती है। भट्ट साहब आपसे पूछता हूं मैं, भट्ट साहब आप बताइए, या बहुगुणा जी होंगे तो वो बता सकते हैं। बहुगुणा जी दिख नहीं रहे जी? है हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर। आप जी, हाँ जी, सब लोग सुन रहा हूँ मैं। हाँ सुन रहे हैं ना। मेरा प्रश्न बेसिकली इस दिशा में जा रहा था भाई जी, मेरा प्रश्न इस दिशा में जा रहा था कि मेरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है और मुझे लगता है बाकी दर्शक भी जो है ना वो चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। बिना जवाब दिए आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। हम हैप्पीनेस में एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं 2-3 प्रश्नों से ही बात पर पहुंच जाऊंगा। समय अगर हमें इजाजत देता है तो बहुत बढ़िया लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी के रूप में इसको दे रहा हूं कि एक जो हमें म्यूजिक से जो हैप्पीनेस मिलती है, जो खाने से हैप्पीनेस मिलती है, जो सूंघने से हैप्पीनेस मिलती है, ये जो विभिन्न प्रकार की फिल्म देखने से जो हैप्पीनेस मिलती है, खेल के जो हैप्पीनेस मिलती है, ये जो विभिन्न प्रकार की हैप्पीनेस है, ये हैप्पीनेस अलग अलग है या एक ही है? जो हैप्पीनेस है वो एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है सर, सिंपल सी बात है, अलग अलग ही है। हैप्पीनेस अलग अलग है या हैप्पीनेस के विभिन्न स्रोत अलग अलग हैं? स्रोत अलग अलग है, बिल्कुल स्रोत अलग अलग। प्रश्न को ध्यान से पकड़ेंगे, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है कि हमारा हैप्पीनेस एक ही है या स्रोत तो अलग अलग दिख ही रहे हैं। तो स्रोत अलग अलग है, तो इन विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली हैप्पीनेस जो अंदर का अच्छा लगना है, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं। जी कोई भी जवाब दें। मुझे लगता है कि हैप्पीनेस एक ही है। वो हैप्पीनेस मूल्य हैं, जो मूल्य आपके जीवन को बनाते हैं। मैं मनीष सिसोदिया जी को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे बता सके कविता की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं उस दिन श्री फोर्ट में उनसे बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि मैंने अली सरदार जाफरी की एक नज्म को पढ़ा, सुना, और उसको मैं रोज अपनी पूजा में रोज बैठ के हनुमान चालीसा के बाद पढ़ता हूँ और गाता हूँ, और मेरी रोज आंखों से आंसू आते हैं। मुझे उसमें वेदांत के दर्शन नजर आते हैं। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस एक ही है। वो आपका कहना ठीक है कि हो सकता है म्यूजिक से मोमेंट्री आए,
खाने से मोमेंट्री आए, सिनेमा देख के मोमेंट्री आए, किसी मित्र को मिलके मोमेंट्री आए, वो बात एक है। लेकिन हैप्पीनेस एक वैल्यू, जो मेरा प्रश्न भूटान को लेके था, एक वैल्यू जो है ना, वो आप डेवलप कर सकते हैं। मुझे यही कहना था। इस बीच से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सारे दर्शक करेंगे अलग अलग है। यही तो बात है ना, यहीं से सारा कंफ्यूजन पैदा होता है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। ये अलग अलग क्यों लग रहा है, मैं वो भी बताता हूं कि लगता क्यों है अलग अलग, वो भी थोड़ा समझे, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम पैदा होती है। क्या है कि हमको, अब मैं एक और सवाल को थोड़ा सा उत्तर को और पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये जो अलग अलग स्रोतों से हमको मिल रही है हैप्पीनेस, ये विभिन्न स्रोतों से मिल रही है, ये विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली हैप्पीनेस का ड्यूरेशन अलग अलग है या हैप्पीनेस ही अलग अलग है? ये मेरे जो डिफरेंट दर्शक हैं ये जवाब देंगे, और हमारे पैनल में से भी कोई बता सकता है कि जैसे कुछ संबंधों में मिलती है, माँ की गोदी में जो सुख मिलता है, माँ की गोद में बच्चा अलग नहीं होना चाहता। एक छोटे से बच्चे से मैंने 4-5 साल के बच्चे से पूछा, एक चॉकलेट उसको दिखा करके, कि आपको मम्मा चाहिए या चॉकलेट चाहिए, किसके साथ जाना चाहते हो? तो बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली जो उसको बहुत पसंद है, उसको मम्मा पसंद आ गई। उसको बोला मैं मम्मा के बिना नहीं रह सकता, चॉकलेट नहीं देते हो तो मत दो। वैसे वो कोशिश तो ये करता है कि दोनों हाथ में आ जाएं, बट मैं उसको ये चयन करने पर कहूं कि भैया एक ही लेना है, तो फिर वो जो है, अब सवाल यहां पर यही पैदा होता है कि एक बच्चे को भी अंदाजा है कि कहां पर ज्यादा मिलेगी। अब मेरे को ये भी देखिए, मतलब क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमें कभी कभी हैप्पीनेस मिले या निरंतर मिले? फिर हम ऐसी चीज छूटने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से ज्यादा मिल जाए, जहां अधिक से अधिक हैप्पीनेस मिल जाए, और उस हिसाब से फिर हमको लगता है जहां से ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही है वो अलग अलग टाइप हो गई, यहां तो इतनी मिलती है, यहां इतनी ज्यादा मिलती है, तो इसलिए उन बेसिस पर वो टाइप अलग अलग कर देते हैं। और होता है क्या है कि अब रसगुल्ला हमने खाया, रसगुल्ले से मुझे खुशी मिली, अब रसगुल्ला एक खाया, थोड़ी खुशी मिली, दूसरा खा लिया, थोड़ी और बढ़ गई, अब खुशी तो मुझे चाहिए अनलिमिटेड। कौन है जो किसी भी क्षण दुखी होना चाहता है? किसका खा खा के कभी भी मन भरा है? मन नहीं भरता है, पेट भर जाता है। प्रॉब्लम ये है। और जब पेट भर जाता है तो फिर हम संगीत में से वो खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्रोत बदल देते हैं। जब एक स्रोत खुशी देने में संभव नहीं होता तो हम स्रोत बदल देते हैं, पर अच्छा तो लगने लग जाता है। ये अच्छा लगना हैप्पीनेस है। प्रॉब्लम ये है, तभी तो। अच्छा, अब आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। कवि कहता है ना कि भैया एक कविता ने आपको, अगर आपने वाहवाही की तो 500 और सुनाऊंगा। आप 500 सुनिए, अब उसी को आप 500 कविताएं सुनिए उसकी, फिर देखता हूं आप कैसे उसकी तारीफ करते हैं और कैसे उससे आपका मन भरता नहीं है। ये सुनने की भी एक सीमा होती है कि एक सीमा तक आप सुन पाते हो, एक सीमा तक आप देख पाते हो। मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, किसी भी मेरे मन चाहे पात्र की, कितनी देख पाओगे? देखते रहो निरंतर। हम 1 साल तक फिल्म ही दिखाएंगे आपको, और एक ही उसी पात्र की दिखाएंगे जो आपको पसंद है। देखते हैं कब तक आप इस निरंतर हैप्पीनेस को पा पाते हो। तो निरंतर नहीं मिल पाती है हमको, तो हम स्रोत बदलते हैं, फिर स्रोत बदलना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी, लेकिन हमारा हृदय की इच्छा होती है कि ये सस्टेनेबल हो, ये निरंतर चले। तो मैं इस हैप्पीनेस ट्रायड की तरफ आपको लेकर चलता हूं। तो 3 प्रकार की हैप्पीनेस को हम एक तरह से विभाजित कर पाते हैं। देखिए स्लाइड्स पर आपके सामने आ रही होंगी। ये 3 प्रकार की जो हैप्पीनेस है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली है जो कि हमें सेंसरी ऑर्गन से मिल रही है। सेंसरी ऑर्गन्स आप समझ पा रहे होंगे। सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारी नाक, आंख, कान, जिह्वा और त्वचा, स्किन। तो आप इनसे जितनी भी मिलने वाली हैप्पीनेस है, ये भी हैप्पीनेस है, और इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को सेंसरी ऑर्गन मिलते ही इनका स्वाद आना शुरू हो जाता है, और इस स्वाद को वो अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा मोमेंट्री है, ध्यान से देखें इसको। और आप मेरी किसी भी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है, आप जांचते रहिए, और जांच करके अच्छी लगे तो आप उसको जांचिएगा। ये पूरी रिसर्च बेस्ड चीजें आपके सामने रख रहा हूं।
आप इसको आराम से जांचिए और जांचने के बाद स्वीकार करिए, और नहीं तो असंतुष्ट होने का यत्न करिए। हम यहाँ बैठे हैं, बैठ करके आराम से चर्चा करेंगे, हो सकता है शायद हम ठीक हो जाएं। अगर कहीं पर भी कोई असहमति हो तो पूरी तरह से गुंजाइश को ओपन रखते हैं। तो ये मोमेंट्री है, इनसे कभी भी किसी का जी नहीं भरा। किसी का भर गया हो तो हम प्लेटफॉर्म ओपन रख रहे हैं। आप बताएं, कोई भी निरंतर खुश हो पाया हो इनसे? तो हम रसगुल्ला जब तक मुंह में है तब तक ही उसका स्वाद है। कहां से निरंतर मिल जाएगा उससे कि जिंदगी का हर पल हम स्वाद से ही खुश हो जाएं, जिंदगी का हर पल हम कान से ही खुश हो जाएं, जिंदगी का हर पल हम आंख से ही खुश हो जाएं? ये कहां संभव हो पाया है? दैट्स व्हाई इट इज मोमेंट्री। और इसीलिए फिलॉसफी में हमने बोल लिया कि भैया निरंतर सुख तो इस दुनिया में संभव ही नहीं है। लो, एक नई कहानी आ गई कि संभवता यानी संभावना पर ही इनकार हो गया और जिंदगी उनके बिना ही जीने लग गई बहुत सारे लोगों की। आइए दूसरी कड़ी पर चलते हैं। दूसरे टाइप की हैप्पीनेस है द हैप्पीनेस विच इज फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, यानी फ्रेंड्स के साथ। अब मैं सेंसरी ऑर्गन से ऊपर उठ गया हूं, थोड़ा और क्रम है ये, इसको सीढ़ी को भी समझेंगे हम लोग। तो दूसरा क्रम आता है रिलेशनशिप से, संबंधों में सुख। तो संबंधों का जो सुख है वो किस प्रकार का है? फ्रेंड्स से मिलने वाला, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अफेक्शंस हैं, जैसे केयर, मम्मी कितनी केयर करती है, और वो जो केयर है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते, पर उसकी भी सीमा है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। दैट इज डीपर बट नॉट अनलिमिटेड। वो भी स्थायी नहीं है, वो भी निरंतर नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन मोमेंट्री से कहीं बेहतर है, मोमेंट्री सुख से कहीं अधिक है। और हम इसको देख भी पाते हैं कि फ्रेंड्स के साथ खेलता हुआ बच्चा भूख भूल जाता है, ये प्रमाण मिलेंगे आपको। फैमिली के साथ समय बिताने के लिए हम खाना पीना छोड़ देते हैं, ग्रेटिट्यूड पाने के लिए, रेस्पेक्ट पाने के लिए, बहुत अधिक नंबरों की जिज्ञासा, प्राइज पाने के लिए आप क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि मुझे तो फर्स्ट प्राइज लेना है। दिस इज डीपर हैप्पीनेस बट इवन नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि जब वो मिल जाता है फिर क्या है? अनंत का प्रश्न चिन्ह ये, फिर क्या होगा उसके बाद? वो उसके बाद का जवाब यहां पर नहीं मिल पाता। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड काइंड ऑफ हैप्पीनेस। थर्ड काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज लर्निंग एंड अवेयरनेस, जागृति, समझ। जब मेरे पास एक जागृति आ जाती है, जब मेरे पास एक समझ का चिन्ह आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है प्रॉपर कि स्वीकृति ही सुख है, मैं इस जैसा जो वस्तु जैसी है, जितनी है, उसको स्वीकार कर पाता हूं, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर पाता हूं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ जीना, स्वीकृति ही सुख है। उस एक्सेप्टेबिलिटी के साथ जीना जब मैं सीख लेता हूं, मुझे दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर पाती है। तो अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स, बीइंग माइंडफुल इन आवर एक्शंस, मैं जो भी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरे करने का पर्पस क्या है, और उसके बाद अगर मैं वो करता हूं, यानी पर्पस के साथ जीना, गोल के साथ जीना। गोल्स को लेकर के जब मेरी क्लैरिटी बन जाती है और उस क्लैरिटी के साथ जब मैं जीना शुरू कर देता हूं, तो फिर जो है वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस कहलाती है। तो ये तीन प्रकार की हैप्पीनेस को लेकर के हम लोग विभिन्न कहानियों का निर्माण करते हैं, एक्टिविटीज का निर्माण करते हैं, माइंडफुलनेस शेयर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिफ्लेक्शंस को शेयर करते हैं। ये तीन प्रकार की है। हार्मोनी इन फीलिंग्स, सेंसरी प्लेजर्स मोमेंट्री होता है, हार्मोनी इन फीलिंग डीपर है, और लर्निंग एंड अवेयरनेस के बाद जो आपको हैप्पीनेस मिलती है वो निश्चित रूप से सस्टेनेबल है। ये है तीन प्रकार की। ये तो एक तो सबसे पहले मैंने आपके साथ ये बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लास के बारे में बता दूं शॉर्ट में ही कि माइंडफुलनेस मतलब ध्यान की कक्षा चलती है, स्टोरी होती है, 2 दिन हम लोग स्टोरी रखते हैं, 2 दिन एक्टिविटीज रखते हैं, सोमवार को माइंडफुलनेस रखते हैं, और शनिवार को हमारा रहता है एक्सप्रेशन डे। एक्सप्रेशन डे को भी हमें समझना होगा। 1024 दिल्ली के विद्यालयों में 21,000 अध्यापक इसको पढ़ाते हैं, 8 लाख विद्यार्थी प्रतिदिन इनका अभ्यास करते हैं, और जीने के अंदर, जीने में समझ को पैदा करने का प्रयास करते हैं कि हम मोमेंट्री और डीपर हैप्पीनेस को में बहुत ज्यादा समय ना लगा करके इससे केवल और केवल अपने जीने को जीना सीखें, पर
जिंदगी को जिंदगी के लिए ये जरूरी है, जिंदा रहने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करें, पर जीने की जब बात आएगी तो जीने के लिए हम लोग जो है वो समझ के साथ जी पाए, इसका अभ्यास रहता है। इसमें जो भाग लेते हैं, इसकी जो कोर टीम है, कोर टीम में हमारे पास मेंटर टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, सेल्फ फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग जो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य हैं। एनजीओ हैं जिसमें ड्रीम अ ड्रीम, ब्लू ओक फाउंडेशन, अभिभावक विद्यालय, सर्कल ऑफ लाइफ एंड लब्या फाउंडेशन इसमें मेजर रोल अदा करते हैं। और ये उनके मोनोग्राम्स हैं। ये विभिन्न पोस्ट हैं, जिन पोस्टों में वॉशिंगटन पोस्ट, जो मैंने अभी बताया आपको, बीबीसी, इन सब ने हमें अप्रिशिएट किया, इन सब ने स्वीकारा कि हाँ, हैप्पीनेस करिकुलम से जिंदगियों में परिवर्तन आया है, खुशनुमा हुई है जिंदगी, बच्चों ने जीना सीखा, बच्चों के माँ बाप में भी चेंजेस आए। नीड ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम, कंसेप्ट, विजन और लर्निंग आउटकम हमारा ये करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो कि हमारी वेबसाइट है edudel.nic.in, वहां पर अवेलेबल है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, बिल्कुल फ्री है, इजीली अवेलेबल है। कोई भी भारत का नहीं, विश्व का व्यक्ति को ये उपलब्ध है, तो इनको आप आराम से वहां पे स्टडी कर सकते हैं। ये हमारी पहले लेवल पर 3 पुस्तकें थी, जो हमने नर्सरी से दूसरी क्लास पर, फिर तीसरी से 5वीं और फिर छठी से 8वीं के लिए बनाई थी। आज की डेट में और सेकेंड ईयर में हमने इनको और एलाबोरेट किया, और नर्सरी से लेकर 8वीं तक 9 पुस्तकों का एक सेट है, जो कि अध्यापकों के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए कोई पुस्तक नहीं है। सभी की सभी पुस्तकें केवल और केवल अध्यापकों के लिए हैं। तो हर अध्यापक को विषय के अनुसार सामग्री दी गई है, जिस सामग्री को उसको विद्यार्थी तक पहुंचाना है केवल मात्र। डेली पीरियड लगता है क्लास 1ली से 8वीं तक, मंडे से सैटरडे। सभी विद्यार्थी एक पीरियड, पहला, प्रेफरेबली पहला, नहीं तो पहले 4 पीरियड में से कोई एक होना है, इसके ऑर्डर्स हैं, इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। तो क्लासेस जो है वो फर्स्ट हाफ में होती है, और प्रेफरेबली टाइम टेबल में पहला पीरियड ही यहीं से इसकी शुरुआत होती है, ताकि इस विषय को हम इंपॉर्टेंस दे पाए। तो हैप्पीनेस, और उसमें 3 प्रकार की हैप्पीनेस से संबंधित चर्चा रहती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें विद्यार्थी रिफ्लेक्शंस के जरिए एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस, ये हमारा मोटो है कि 3 बिंदुओं पर विशेष बल देना है। एक्सप्लोर करे विद्यार्थी, हमारी बात को माने नहीं, स्वयं एक्सप्लोर करे और एक्सपीरियंस करे, और फिर उसको एक्सप्रेस करे, क्योंकि व्यक्ति वही है जो व्यक्त होता है। तो व्यक्त हो वो, ये मुख्य बिंदु हैं। सिलेबस आउटलाइन, इसमें जॉयफुल एक्सरसाइजेज, इंडोर गेम्स, एक्टिव इंक्वायरी, ये सब रहता है। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं, जो मैं पहले भी थोड़ा बहुत जिक्र कर पाया। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि बाकी तो आपके साथ जनरली शेयर हुआ है। सर, सवाल पूछना चाहता था मैं एक एक करके जरा थोड़ा समय इन चारों पर दे देता हूं। माइंडफुलनेस, पहले ध्यान देने पर बात करता हूं। ध्यान देना जो है, पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉन जजमेंटली। ये भी थोड़ा सा हमको समझना होगा कि यहां पर ध्यान करवाने का कार्य नहीं हो रहा है। हर सोमवार को हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाते हैं, जिसमें हमारा पर्पस ये रहता है कि विद्यार्थी ध्यान से किसी कार्य को कर पाए। मतलब वो कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी नहीं, सभी लोगों के साथ ये बात है कि हम देख कुछ रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। बच्चा कक्षा में बैठा है और उसका ध्यान कक्षा में नहीं है, ये आप इसको देख पाते हैं। तो ये ध्यान की कक्षा में हम लोग ध्यान देना सिखाते हैं। ध्यान करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान देना मतलब हम जहां चाहें वहां हम ध्यान दे पाए। तो इसमें माइंडफुल ईटिंग हो सकती है, माइंडफुल वॉकिंग हो सकती है, माइंडफुल लिसनिंग हो सकती है, माइंडफुल थॉट हो सकता है। मतलब जीवन में कोई भी क्रिया हो, आप चलें तो ध्यान से चलें। क्या होता है कि हम चलते चलते गड्ढे में गिर गए, आंखें तो खुली थी फिर भी गड्ढे में गिर गए। बताओ, गड्ढा ही नहीं दिखाई दिया साहब, आपका ध्यान कहीं और था। ये ध्यान इधर उधर ना होने से गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। तो हम ध्यान देना इसमें सिखाते हैं, नॉन जजमेंटली, प्रेजेंट मोमेंट में जी पाए, कि हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे पाए, हम अपने कानों में आसपास की ध्वनियों पर ध्यान दे पाए। इस प्रकार के फोकसिंग एक्सरसाइजेज हैं छोटी छोटी, और हर एक कक्षा 2-3 मिनट के ध्यान से शुरू होती है। और उसके बाद जो है वो, और सोमवार को हम विशेष प्रकार की जो है लंबी कक्षा रहती है, जिसमें इस पर डिस्कशंस भी होता है। एक चीज मैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रखना चाहूंगा कि माइंडफुलनेस के बाद कि ये आप देख पा रहे हैं कि माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल लिसनिंग, सीइंग, वॉकिंग,
माइंडफुलनेस ऑफ थॉट, ये इस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं। और इसमें मुख्य बिंदु यह है कि हर कक्षा यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रत्येक कक्षा में 2-3 मिनट प्रारंभ में, जब कक्षा प्रारंभ होती है तब तो वो जो है वो माइंडफुलनेस से ही शुरू हो, पर सोमवार को तो हमारा एक विशेष प्रकार की गतिविधि रहती है जिसमें हम उसको पूरा जो है वो माइंडफुलनेस पर ही फोकस करते हैं और विभिन्न गतिविधियों में से किसी भी एक गतिविधि की पूरी अंदर तक की गहराई से बच्चे को समझाया जाता है। जैसे आपने कौन कौन सी, जैसे एक पहली एक्टिविटी है कि आपने कोई आवाज माइंडफुल लिसनिंग किया, तो आपने कौन कौन सी आवाजें सुनी, क्या वे आवाजें एक दूसरे से भिन्न थी, क्या ये आवाजें धीमी थी या तेज थी, आवाज किस दिशा से आ रही थी, आवाज आपसे बहुत दूर थी या आपके नजदीक थी, आपने एक साथ कौन कौन सी आवाजें सुनी, पूरी गतिविधि के दौरान कौन सी आवाज शुरू से अंत तक बनी रही और कौन सी थोड़ी थोड़ी आती रही। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थी को लगता है कि यार मैंने तो ये सवालों के जवाब वो दे नहीं पाते, तो हम उसको कहते हैं दोबारा आंखें बंद करो, अब तैयार रहो, अब फिर फोकस करो। अब उसका ध्यान पहली बार ना लगेगा तो दूसरी बार जरूर लगेगा, उसको पता लगेगा कि टीचर जो है ना वो सवाल पूछेंगे बाद में और आपको बताना होगा और इन सवालों के उत्तर देने हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आंख बंद करके बैठ गए और ध्यान लगा दिया किसी फिल्म के हीरो का या किसी फिल्म के सीन का और उसी को देखना शुरू कर दिया, तो आवाजों से भटक गए। तो हमारा ये प्रश्न रहता है कि विद्यार्थी वही ध्यान लगाए जहां हम चाहते हैं। प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा ये कहने का अभिप्राय है। तो जब चाहे वो माइंडफुल एक्टिविटी है या हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना रहे हैं, तो जितनी भी कहानियां, अब मैं मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे पर आ जाता हूं तो 2 दिन कहानियां सुनाई जाती हैं, तो 2 से 3 मिनट जो है वो स्टोरी सुनाई जाती है, 4 मिनट की हो जाएगी कहानी। टोटल 45 मिनट के पीरियड में 4-5 मिनट से ज्यादा की नहीं है। अब बाकी के 40 मिनट उस पीरियड में क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर वो कहानी भी जो हमने चुनी है वो सारी की सारी कहानियां रियलिस्टिक हैं, उनमें कोई एनिमल की कहानियां नहीं है, कोई प्रीचिंग नहीं है, कोई उपदेश नहीं दिया गया कि साहब सदा सत्य बोलो, आपको जिंदगी में ऐसे ही जीना है। उपदेश दे दे करके भी हम लोग बच्चों को कई बार जो है ना पूरा पता नहीं क्या बना देते हैं। उपदेश से आज तक कोई विद्यार्थी नहीं सीख पाया, एक्सप्लोर से सीखता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से सीखता है। तो जितनी भी कहानियां हैं उनमें किसी भी कहानी में कोई उपदेश नहीं दिया गया है। नो आइडियल यार्डस्टिक इज टू बी गिवन टू द चिल्ड्रन थ्रू दीज स्टोरीज। उसको कोई करने धरने के लिए भी नहीं बोला जाता कि ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा या फलाना हो जाएगा, ऐसा कोई उसको थ्रेट भी नहीं दिया जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फिर इसमें चेंज कैसे आता है, तो चेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है प्रश्न, जो उसको एक्सप्लोर करवाता है। तो रियलिस्टिक और रिफ्लेक्टिंग कन्फ्लिक्ट्स उसको दिए जाते हैं, तो ग्राउंड उसको दिए जाते हैं डिस्कशंस के, जिससे वो सोचने पर बाध्य हो जाए। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक है चर्चा के लिए प्रश्न और एक होते हैं चिंतन के लिए प्रश्न। हर कहानी के बाद एक प्रश्न ऐसा होगा जिसका कोई भी उत्तर गलत नहीं हो सकता। तो कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर विद्यार्थी के साथ शेयर होती हैं कि बेटा आपको जो भी उत्तर आता है आपको देना है और वो उत्तर गलत नहीं हो सकता। तो अध्यापक के साथ सबसे बड़े ट्रेनिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाती है कि भैया आपको किसी भी उत्तर को नकारना नहीं है, गलत नहीं कहना, ये नहीं कहना है कि ये उत्तर संभव नहीं है, ये उत्तर हो नहीं सकता। तो व्यक्तिगत जीवन से आने वाले अनुभव हैं उसके साथ, तो उन अनुभवों पर आधारित विद्यार्थी जब व्यक्तिगत अनुभूतियां अपने अनुभवों को जब शेयर करता है तो एक तो वो रिफ्लेक्टिव होता है, उसको ओपननेस मिलती है, वो व्यक्त कर पाता है, हृदय से ओपन हो पाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि उसमें कॉन्फिडेंस आता है और इसका प्रभाव हमें मिलता है अन्य विषयों में। मान लीजिए गणित पढ़ाने वाला ही अध्यापक जो है वो हैप्पीनेस पढ़ा रहा है, तो जब वो गणित पढ़ाता है तो भी वो बच्चा उसी कॉन्फिडेंस से जवाब देने लग जाता है। और ये हमारे पास प्रमाण है कि हैप्पीनेस की कक्षा से जिन अध्यापक ने हैप्पीनेस कक्षा पढ़ाई उन अध्यापकों के अपने विषय में भी मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो ये हमने कुछ किया नहीं था, हमने चाहा नहीं था, लेकिन ये हमको मिल गया, ये हो गया। ये एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री स्कीम। तो हमने तो हैप्पीनेस करिकुलम देने का बात किया था, वो मैथमेटिक्स की क्लास भी शानदार हो गई, वो हिंदी की क्लासें भी बढ़िया हो गई, वो विज्ञान की कक्षाओं में भी रिजल्ट आने लग गया, क्योंकि चर्चा के प्रश्न और चिंतन के प्रश्नों में ही विद्यार्थी को 40 मिनट बिताने। ये अगर नहीं हुआ है तो गतिविधि सही से, किसी भी हैप्पीनेस कक्षा उपदेश देने का नाम नहीं है, हैप्पीनेस कक्षा कहानियां सुनाने का नाम नहीं है, हैप्पीनेस कक्षा एक्टिविटीज करवाने का नाम नहीं है।
ये बात ध्यान से सुनने वाली है, जो मुझे लगता है आनंदम पढ़ा रहे हैं जो उत्तराखंड में, उनको भी नोट करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि वो 5 मिनट की कहानी सुनाने के बाद अध्यापक जो है वो प्रश्न जो दे देता है, उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहे। 40 मिनट तक विद्यार्थी, सभी के सभी विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर में ही लगा दें। पीयर लर्निंग इज द की behind the success of this happiness curriculum. It is not the teacher who is responsible. He is definitely responsible because he is organizer of the class in such a scenario. पर important बात यह है कि अगर इस तरह से अपनाई जाती है कक्षा तो सक्सेस मिलती है, अगर इस तरह से नहीं अपनाई जाती, प्रीचिंग दे करके बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता। आज का बच्चा उपदेश से नहीं सुधरेगा, ये दावा है। बच्चा सुधरेगा तो अपने रिफ्लेक्शन से सुधरेगा, अपनी एक्सप्लोरेशन से सुधरेगा, जांचेगा तब सुधरेगा, अनुभव करेगा तब सुधरेगा, जानेगा तब सुधरेगा, मान करके नहीं सुधरने वाला। ये बिंदु है जो कहानियों में और गतिविधियों के पीछे की कहानी है। ये एक पेडागोजी है, इस पेडागोजी पर हमने रिसर्च करके इसको फीड किया है, तो इसको हमें अपनाना पड़ेगा। तो ये हम देख पा रहे हैं एक्टिविटीज में भी इसी प्रकार से है कि हम 4-5 मिनट की एक्टिविटी करवाते हैं, उसके बाद चर्चा के प्रश्न आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बस आखिरी बिंदु पर मैं आ जाता हूं, वो है रिफ्लेक्शंस। ये आप देख पा रहे हैं, एक एक्टिविटी आपके सामने आ रही है, सैंपल है, जैसे अच्छी बातें अच्छे काम। इसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे 5-5 के ग्रुप में बिठा दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि वो साझा करें कि कोई अच्छे कार्यों में क्या कोई ऐसा कार्य है जो आप भविष्य में करने की सोच सकते हैं। अब इस प्रश्न को जब हमने बच्चे को दे दिया तो इसका कोई भी उत्तर बच्चा देता है, अध्यापक का दायित्व है कि वो उसको स्वीकार करे, क्योंकि जिस समय अध्यापक ने कहा कि नहीं बेटा नहीं, तो बच्चा कल से जवाब देना बंद कर देगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैप्पीनेस की कक्षा में। तो बच्चे का हर प्रश्न, इन प्रश्नों को बनाने में हमारे बहुत वर्ष लगे हैं, हमने बहुत मेहनत करी है इन प्रश्नों को बनाने में, क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसा ना बन जाए जिस प्रश्न का कोई ऐसा उत्तर आ जाए जो कि एक्सेप्टेबल ना हो। तो खूब रिसर्च की गई, हर प्रश्न के कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं और वो सभी उत्तर सही होने चाहिए। तो अध्यापकों को ट्रेनिंग्स के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात की जाती है कि ये जो प्रश्न सामने आ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को स्वीकार करना है, चाहे वो कैसा ही उत्तर दे अध्यापक, ताकि बच्चे की हिम्मत बंधी रहे। आप उसको कोई कंक्लूजन पे मत लेकर जाइए। बच्चा आपस में जब पीयर ग्रुप लर्निंग होगी तो बहुत अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी गलती में हम अनेक हो सकते हैं पर सही में हम सब एक हो जाते हैं। तो सही निष्कर्ष पर सभी मिलकर के स्वयं पहुंच ही जाते हैं। हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें, आज के बच्चे को कोई कमजोर मत समझिए। बहुत अच्छी स्थिति में हमने उनको मोबाइल चलाना नहीं सिखाया, किसी भी कक्षा नहीं लगी कभी भी, और आज भी हम अपने बच्चों से मोबाइल चलाना सीखते हैं। क्या गजब की बात है, देखिए ये। तो बच्चा सीखने में कमजोर नहीं है। हैप्पीनेस को हम सिखा नहीं पाए आज तक। आज की डेट में भी एक बच्चा एक टीचर से कहीं ज्यादा हैप्पी है ऑन एन एवरेज, चेक कर लीजिए। तो हैप्पीनेस बच्चों से सीखने की आवश्यकता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम हैप्पीनेस की बात करने जा रहे हैं। आप गणित सिखा सकते हैं, आप विज्ञान सिखा सकते हैं, तो अध्यापक का दायित्व यहाँ पर इतना रह जाता है कि वो उस कक्षा को आयोजित करे। मैं यहाँ फैसिलिटेशन शब्द का उपयोग कर रहा हूं, फैसिलिटेट करें। प्रीच करने की कोशिश मत करिए, उपदेश करने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो फिर आप उनको कहीं अपने जैसा ही बना देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है कि बच्चों को अपने निष्कर्ष पर स्वयं पहुंचने दीजिए, अन्यथा हैप्पीनेस करिकुलम की पेडागोजी बिगड़ जाएगी, जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो रिफ्लेक्शन हमें उसी दिशा में लेके जाता है, और मूल्य जो है वो यहाँ पर अपने आप जाते हैं, रेस्पेक्ट के, ग्रेटिट्यूड के, अफेक्शन के। एक्सप्रेशन डे में इस तरह के मूल्यों के लिए हम लोगों ने कुछ प्रश्न रखे हैं, और जिन प्रश्नों को जैसे मैं 1-2 प्रश्न आपके साथ शेयर करता हूं। पर्पस है इन एक्सप्रेशंस का कि शेयर हिज और हैप्पीनेस विद अदर्स, स्टेबिलिटी आ पाए फीलिंग्स में, एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड ऑन हिज ओन लिविंग, अपने अनुभवों को वो आपके साथ शेयर कर पाए। जैसे एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्या इस सप्ताह आपने आपके जीवन में किसी ने कोई योगदान दिया है? इनमें से किस किस के प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे और क्यों ज्ञापित करना चाहेंगे? ये शर्ट जो बनाई हुई है आपने, इस शर्ट बनाने वाले के प्रति क्या आप कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे? बच्चे को बोलने दीजिए, क्यों करना चाहेंगे? अब इस क्यों का क्या गलत जवाब होगा? क्या गलत जवाब होगा? जो जवाब आएगा एक्सेप्ट करिए।
क्या इस सप्ताह आपने किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? कैसे की है और क्यों की है? अब विभिन्न उत्तर हैं, चाहे तो 4 सप्ताह तक, 5 सप्ताह तक हर शनिवार को इस कार्यक्रम को जारी रखा जा सकता है। एक्सप्लोर करने दीजिए, एक्सपीरियंस करने दीजिए और शनिवार को पहले पीरियड में उसको एक्सप्रेस करने दीजिए। और अध्यापक से कोई अपेक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और शुरुआत हम करेंगे स्वयं से, फिर परिवार में सुधार आएगा, फिर समाज में, फिर प्रकृति में। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि पूरा विश्व एक हैप्पी विश्व बन पाएगा। इस धारणा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद जी। प्रश्न ले लेते हैं जी। तो ये स्क्रीन से सर ये पावर पॉइंट हटा लें? हटा दीजिए सर, बाद में दे लेंगे अगर आवश्यकता होगी तो। जी सर। थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ी सी चर्चा लंबी हो गई। मुझे लगता है कि हम पहुंचेंगे तो फिर आगे की चर्चा बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, ये लंबी होनी जरूरी थी सर। मैंने अपनी तरफ से तो खूब छोटी की है। जी 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 जी। तो सर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डाइट देहरादून में भी एक बार आए थे और आपने इस पर भोगुना जी चर्चा कुछ की थी। पूछना तो डाइट चाहते के हैं। प्राचार्य, हाँ, भोगुना जी का सवाल भी लेते हैं सर। डाइट के प्राचार्य हमारे राकेश जुगरान साहब आपको याद कर रहे हैं और शुक्रिया कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझाया। और हमारा जो उत्तराखंड का एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था दिल्ली के साथ, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, उसमें हमारे बहुत सारे शिक्षक आए थे, आपसे मिले थे। उनमें से एक स्टो में भी आई थी, पपीटियर है डॉक्टर ज्योति गांधी। आपने उन्हें शायद इसकी पुस्तकें भी भेंट की थी, तो वो भी आपका आभार व्यक्त कर रही हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो बहुत सारे सवाल हैं तो बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो हम बाद में लेंगे। जी भोगुना जी पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं। भोगुना जी बताइए। बोलिए। मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सुझाव लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस कैरिकुलम है, क्लासेस है, ये तो बच्चों के लिए है। तो ये अच्छी बात है, जो बच्चा कक्षा 1 में जाएगा अगले 10-12 साल में इन चीजों को समझ जाएगा। लेकिन हमारे जैसे आदमी जो कक्षा 1 में भर्ती नहीं हो सकते या स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए क्या हो सकता है? भैया हैप्पीनेस करिकुलम, ये पुस्तकें नेट पर अवेलेबल हैं, पढ़ लीजिए ना। और नहीं तो फिर जीवन विद्या कार्यक्रम में जाइए। जी जी जी। तो थोड़ा मैं वही चाहता था कि जीना क्यों है, जीना कैसे है, इस प्रश्न को जाने बिना जीते चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो पहले प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लीजिए। जी। हमारे साथ नैनीताल से हेमंत बिष्ट जी भी हैं सर, जो विज्ञान के शिक्षक रहे और बहुत अच्छे सर प्रणाम। नवाचारी शिक्षक रहे। हेमंत सर, आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि इतने मतलब इतना सारगर्भित सब कुछ सुनने को मिला है। और मैं बहुगुणा जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सर अभी भी आप इतने हैप्पी रहते हैं, हैप्पीनेस की क्लास लेने के बाद क्या हाल हो जाएगा? मैं तो बड़ा डरा हूँ। हैप्पीनेस की कक्षा पहले से ले रखी है। अच्छा, ली है सर। 2004 में ये कैंप किया था और अछोटी में मैं रह चुका हूँ, अछोटी में, और बहुत सारे मेरे साथी, मेरा लड़का और मेरा भाई सब ये हैप्पीनेस इसी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तभी मैं कहूँ कि आप इतने जिंदा दिल हैं सर, और इतने हमेशा इतने हैप्पी रहते हैं। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ सर, जब भी कोई उत्तराखंड में स्टेज। जी सर। मैं आपको ये बताऊं कि इनका जो बेटा है ना, इनका बेटा उस समय वही था जब हम अध्ययन के लिए गए थे, तो उस समय इनका बेटा हमारा कलीग रहा है, वो हमारा साथी रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और भट्ट जी, मैं आज एक बात शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। आप सबको प्रणाम भी करता हूं सर। एक बार एक हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि टीचर में एक गुण होना चाहिए कि उसे यशकामी होना चाहिए। यशकामी होना चाहिए मतलब मेहनती तो होना चाहिए। सर आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, यश की तो अभिलाषा कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ये तो ठीक है सर। नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल यश से तो काम नहीं चलेगा। जी सर। मैं यहाँ 2 बातें रखना चाहता हूँ कि हमको अच्छा दिखना है कि अच्छा होना है। जी जी सर जी। देखिए, अच्छे होंगे तो अच्छे दिखेंगे भी, अच्छे दिखेंगे तो कभी ना कभी यशगामी तो होते रहिए, पर कभी ऐसा गिरेंगे कि फिर जिंदगी भर की पूरी फिर आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कमी।
नहीं, उनका इंटरप्रिटेशन ये था सर ये जो खाली खाली 1 मिनट जो काट की हांडी होती है वो कभी ना कभी जी। जल जाती है, बार बार आग पे नहीं चढ़ती, तो ये जी। उसमें कोई गलती नहीं है, पर हमें अच्छा दिखना है कि अच्छा होना भी है। अगर हम, और यहाँ पर पूरा प्रयास है कि हम यथार्थता ट्रांसपेरेंसी रखते हुए अच्छे हों, हम बिल्कुल जो सर। हाँ, यस, यश के पूरी तरह से भागी हों, मतलब हकदार हों, तो एक जी, सत्य बिल्कुल पथ पर चलते हुए दिखावा नहीं करना है। यश अभी क्या है कि हम अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? कि अच्छे दिखने के लिए। जी तो अच्छे कपड़ों से अच्छे दिखेंगे क्या? जी जी। तो यश की कामना वो इस सेंस में संभवतः अच्छा है कि अगर हम अच्छा करेंगे तभी अभिभावक, तभी बच्चे, तभी समाज। बिल्कुल सर। हाँ, भाई जी तो बहुत हमें बढ़िया, अच्छा बहुत बनने के लिए यश का आमीन जी भट्ट जी। और आज बढ़िया प्रश्न बहुत आपने सारी बातें अच्छी लगी। अंत में एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सर, अपनी चर्चा के बाद अली सरदार जाफरी जी की वो कविता अगर आज के एपिसोड के समापन पर सर बोल देंगे जोशी सर, उसकी बड़ी इच्छा है सर। बाकी मैंने वार्ता हम बहुत बार इस प्रोग्राम में बहुत बार गा दी है, लेकिन चलो यदि जी आप मेरे को टाइम मिलेगा और डॉक्टर जी प्रदीप जी और डॉक्टर राजेश कहेंगे तो कह दूंगा, लेकिन जी। हेमंत सर, आज हम बहुत काम है। भाई ये 2 पंक्तियां तो सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। फिर बातचीत जारी रखेंगे सर। नहीं, कोई 2 पंक्तियां नहीं सर, पूरी नज्म सुननी पड़ेगी 2 मिनट की, पूरी 2 मिनट की नज्म है, वो पूरी सुननी पड़ेगी। डॉक्टर प्रदीप, मैं सुना जी सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जितनी बार सुनाए उतना बार सुनने के लिए सर, तैयार है। ये ये तो अभी उन्होंने कहा कि बार बार सुनते सुनते आप भी बोर हो जाएंगे, कितना आनंद लेंगे उसका। नहीं नहीं, लेकिन उसमें ये नहीं। डॉक्टर राजेश, ये अली सरदार जाफरी साहब ने लिखा कि सफर है, आप हैं, आप फिनलैंड गए, आप यहाँ हैं, और ये है, और हाँ कुछ कह रहे हैं भट्ट जी। मैं कह रहा हूँ सर, भट्ट जी कुछ आपको कहना सुनाने का अनुरोध किया उन्होंने, लेकिन आपके बाद अजय सर भी कुछ सुनाएंगे तब हम इसमें शामिल देंगे। क्या कह रहे हैं? शायद थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम सर। प्रोफेसर केबी मिल्कानी जी का पर्सनल फोन आया, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की। जी सर। अच्छा, वो कहते हैं कि आदमी जिंदा होता है और फिर फिनलैंड के बाद आप यहाँ हैं, यहाँ के बाद रिटायर होंगे, रिटायर के बाद बूढ़े होंगे, फिर चल बसेंगे। सर डॉक्टर राजेश, सत्यता है जी वही उन्होंने लिखा कि ये सफर है, हम सब सफर में इन्वॉल्व हैं। तो ये लिखते हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हम सब बूढ़े होंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि और ये देखिए, ये मैं मनीष सिसोदिया जी को बहुत आदर के साथ सुनाना चाहता था कि इस नज्म ने मेरी जिंदगी में क्या प्रभाव डाला। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमलाएंगे, और बरगे जुबान से मुझको सदा की हर तितली उड़ जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमलाएंगे, और बरगे जुबान से मुझको सदा की हर तितली उड़ जाएगी। इस काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी। खून की गर्दिश और दिल की धड़कन सब रागिनियां सो जाएंगी। इस नीली फजा की मखमल पर हंसती हुई हीरे की एक कनी, ये मेरी जन्नत, मेरी जमी, इसकी सुबहें और इसकी शामें बेजाने हुए, बेसमझे हुए एक मुश्त गुब्बारे इंसान पर शबनम की तरह रो जाएंगी। हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुतखाने से। शीला दीक्षित जी ने कुछ प्रोग्राम शुरू किया था, शायद दिल्ली के स्कूलों में कैलेंडर बनाए थे, हैप्पीनेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, कुछ हुआ था। हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुतखाने से, हर चीज उठा दी जाएगी, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। अली सरदार जाफरी। आज कोई याद नहीं करता उनको। हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुतखाने से, हर चीज उठा दी जाएगी, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा। मुसलमान हैं लेकिन कयामत के दिन तो खड़े होंगे, लेकिन कलाकार हैं, इसलिए वो कहते हैं लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों की जुबान से गाऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं गिरीश जोशी बन के पैदा होऊंगा या इसी परिवार में पैदा होऊंगा। हो सकता है मैं मैक्सिमम किसी पहाड़ का हिस्सा बनूं, हो सकता है मैं पहाड़ पेड़ का हिस्सा बनूं, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों की जुबान से गाऊंगा। जब बीज हंसेंगे धरती पर और कोपलें अपनी अंगुली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा, सर सब्ज हथेली पर लेकर
शबनम के कतरे तोलूंगा, मैं रंगे हिना आहंग गजल अंदाजे सुखन बन जाऊंगा, रुखसारे उरू से नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊंगा। जाड़ों की हवाएं दामन में, जब जाड़े आते हैं तो उसके बाद पतझड़ आता है। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसलें खिजां को लाएंगी, लहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी, और सारा जमाना देखेगा कि हर किस्सा मेरा अफसाना है। हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है। उनकी वाइफ का नाम सुल्ताना था। लास्ट वो लिखते कि मैं कौन हूँ, मैं एक गुरेजा लम्हा हूँ। लम्हा, स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड। गुरेजा लम्हा मीन्स माइन्यूटेस्ट टाइम कैप्सूल यू कैन एवर इमेजिन। निमिष जिसको कहते हैं ओशो की लैंग्वेज में। क्षण आया गया, मैं एक गुरेजा लम्हा हूँ अयाम के अफसू खाने में। मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ सफर जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने तक। फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर, माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने तक मैं सोता हूँ और जागता हूँ, और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। मेरा सफर। शुक्रिया। क्या बात है। प्रोफेसर केवी मेलकानी जी की ये पर्सनल फोन में गुजारिश थी सर। मेलकानी सर की ओर से भी आपको धन्यवाद। चलिए, नहीं सर, उनको मेरा प्रणाम। जी डॉक्टर प्रदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर राजेश ने बहुत विस्तार से हमको बताया। बहुत डॉक्टर साहब, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला। और ये दिल्ली सरकार का जो एफर्ट है, इसके रिजल्ट बहुत बाद में दिखेंगे आपको, जब ये बच्चे निकल करके बड़े होंगे। और निश्चित रूप से ये पीढ़ियों के संवारने का काम है। जो आज डिप्रेशन, सुसाइड और तमाम इस तरह से वांछित गतिविधियां बढ़ रही हैं, जब ये रियल फॉर्म में अपने आएगा तो आपको निश्चित रूप से उन सब में कमी दिखेगी। शताब्दी भर पहले, 100 साल पहले लगभग, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारे शिक्षण संस्थान इस तरह के होने चाहिए कि वे उच्च मानवीयता से ओतप्रोत संवेदनशील छात्र विकसित हों उस संस्थान से। फैक्ट्रियों की निर्जीव उत्पाद की तरह बच्चे न निकले। क्या बात। आप देखिए, 100 साल पहले उन्होंने देख लिया था कि ये दिन आने वाला है, और 100 साल पहले चेताने के बावजूद हम अपने आप को सुधार नहीं पाए। और आज स्थिति ये आ गई कि हमें मिशन हैप्पीनेस जैसे कार्यक्रम चलाने पड़े। एक छोटी सी बात, चूंकि बहुत लंबा समय हो गया, मैं और कहना चाहूंगा कि भूटान ठीक है, नंबर 1 पर है हैप्पीनेस में, लेकिन भूटान जैसे पॉकेट इंडिया में कई होंगे जो हो सकता है जो मिशन हैप्पीनेस के मानदंड हों उससे ज्यादा हों। आपके उत्तराखंड में आप महसूस करते होंगे कि मस्त, बिल्कुल। जोशी जी ने तो बनारस की मस्ती देखी होगी। हैप्पीनेस का उससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। सवेरे बनारस के घाटों पर चले जाइए, दिन भर घूमिए, कोई सांड पर बैठा घूम रहा है तो कोई मस्ती में जो है दीवार से टकरा रहा है। और आपको हैप्पीनेस का इससे बढ़िया उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं। तो हमारी ये स्थिति आ गई कि हमें मिशन हैप्पीनेस के कार्यक्रम चलाने पड़े। 75वें एपिसोड में मैंने एक चर्चा की थी, मैं नहीं कह पाया था। आज जोशी जी ने जब अली सरदार जाफरी साहब को सुनाया तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, केवल 1-1.5 मिनट लगेगा। ये जोशी जी की प्रेरणा है। मुझे वो नज्म जो निदा फाजली साहब की इतनी खूबसूरत लगती है, मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ। 1-1.5 मिनट में मैं सुना करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो बच्चे ही हैं। बिल्कुल। उनके ऊपर निदा फाजली साहब की ये शानदार नज्म है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सिर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं, महकते फूलों की लोरियां सोते रस्तों को जगा रही हैं। खनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपने हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर फरिश्ते एक निकले हैं रास्ता रोशनी। चमक रहा है। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है, जमी का हर एक जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा, ये लाइन कितनी गजब की, कितनी खूबसूरत है कि पुरानी एक छत पे वक्त बैठा, कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये था जो मुझे बड़े गहरे तक प्रभावित करती है, और ये जोशी जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार ये 2014-15 का समय रहा होगा, उन्होंने आपकी सुनाया कविता था तब से। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा था हमारे आज के अतिथि जो हैं डॉक्टर साहब राजेश कुमार सर। मैं चूंकि थोड़ा बहुत रंगमंच से जुड़ा रहा, रंगमंच में रुचि रखता रहा, तो मुझे लग रहा कि जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है उसका बहुत सारा हिस्सा जो है आपने रंगमंच की गतिविधियों से भी एक्सेप्ट किया है। सर मैं सही समझ रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि समझ से ही निरंतर सुख की जब भी हम बात करेंगे तो वो समझ से आएगा। तो समझने वाली कहानियां उसमें हमने रखी हैं। मैं एक 2-4 मिनट की एक कहानी आपके सामने रखता हूं, शायद उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये कोई भी मोमेंट्री हैप्पीनेस नहीं है कि भाई हम कोई एक शराब की बोतल चढ़ाकर मस्ती में घूम लें तो भाई मस्ती आ गई, अब जो है वो हैप्पीनेस हो गया। ये वो मस्ती नहीं है जो कभी उतरेगी, जो कभी ना उतरे। ऐसे नशे की बात कर रहे हैं जो निरंतर, और नशा भी नहीं, समझ के साथ, जागरूकता के साथ, जागृति का कार्यक्रम है ये। तो मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। एक कहानी आपके पास 8वीं कक्षा की पुस्तक से पढ़ रहा हूं, जो हमारी लेटेस्ट एडिशन है। अभी इसका नया एडिशन भी हम लोग बना रहे हैं। अभी आनंदम में तो पिछला एडिशन चल रहा है। इसको आप इस कहानी से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये है, एक कहानी है बड़ा आदमी। मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा और उन सवालों से बात पकड़ पाएंगे। मैं फिर 4, आपने गाने की बात कही है तो मैं 4 पंक्तियां भी आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है उससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एक परिवार में, मैं आप कहानी पढ़ रहा हूं आपके सामने, 2 या 3 मिनट लगेंगे कहानी को पढ़ने में। 2-3 मिनट के बाद फिर इसके बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत झकझोर देने वाला है। वो प्रश्न मैं चर्चा में भी चाहूंगा कि हमारे बाकी दर्शक वर्ग भी ध्यान से सुने और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें कि इस चर्चा के प्रश्न ने कई व्यक्तियों की जिंदगी बदल दी। क्योंकि जब भी हम इस कहानी को जिस भी कक्षा में सुनाते हैं पूरी कक्षा रोने लग जाती है। मैं इसलिए इस कहानी को यहाँ पर, कैसे जुड़ते हैं लोग, तो वो रोने का, हम तो हैप्पीनेस देने जा रहे थे, ये रोना कैसा रोना है, ये रुलाने की कक्षा है कि हंसाने की कक्षा है, ये भी एक गंभीर विषय आएगा। पर उस रोने में कितनी हैप्पीनेस है, हम उस हैप्पीनेस की बात करने जा रहे हैं। आइए देखिए। तो मुझे लग रहा है सर। हाँ जी, आवाज ठीक है? हेलो जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, शुरू करें? जी जी। एक परिवार में माता पिता बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा हमेशा अपनी क्लास के धनी मित्रों के महंगे मोबाइल, घड़ी आदि देखकर अपने माता पिता पर झुंझलाता रहता था। उसे एक बार मोटरसाइकिल लेने की धुन सवार हो गई। माता पिता के पास पैसे नहीं थे। पापा के मना करने पर भी एक दिन वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में घर से चला गया। वह इतने गुस्से में था कि गलती से पापा के ही जूते पहनकर निकल गया और मन में सोच रहा था कि बस आज तो मैं घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अगर मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो मुझे इंजीनियर बनाने के सपने क्यों देखते हैं? बच्चे ने पापा का पर्स उठा लिया था, जिसे पापा कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। उसने सोचा, हाथ नहीं लगाने देते हैं, जरूर पर्स में पैसे रखे होंगे और पैसों का हिसाब किताब की डायरी होगी, सब पता चल जाएगा पापा ने अब कितना पैसा कहां कहां छुपा रखा है, बचा रखा है। बच्चा जैसे ही गली के आगे सड़क तक आया, उसे लगा कि जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता निकाल कर देखा कि जूते में तो कील निकली हुई थी जो उसे चुभ रही थी। उसे दर्द तो हुआ, लेकिन गुस्से में वह आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही कुछ दूर और आगे चला तो पांव में कुछ गीला गीला सा लगा। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप तक पहुंचा। जब काफी देर तक कोई बस नहीं आई तो उसने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए।
सॉरी बीच में एक लाइन छूट गई कि पांव में जब गीला गीला सा लगा तो उसने देखा कि सड़क पर पानी बिखरा हुआ था। पांव उठाकर उसने देखा तो जूते का तला भी फटा हुआ था और उस फटे हुए तले से पानी पैर को छू रहा था, जिसकी वजह से गीला गीला लग रहा था। कील अलग से चुभ रही थी। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप तक पहुंचा। जब काफी देर तक कोई बस नहीं आई तो उसने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। उसने पर्स खोला, उसमें से एक पर्ची दिखाई दी जिसमें लिखा था मोबाइल के लिए 10,000 उधार। उसे याद आया कि पापा ने पिछले महीने जो मोबाइल लाकर दिया था वह किसी से इसका मतलब उधार लेकर आए थे। 10,000 रुपया कहीं से उधार उठाया तब मेरे लिए मोबाइल आया, ये आज पता चला। उसने पर्स में मुड़ा हुआ दूसरा कागज देखा। उसमें उनके ऑफिस के किसी प्रोग्राम के हॉबी डे की पर्ची थी, जिसमें सभी उनके ऑफिस के साथियों ने कहीं हॉबी डे पर अपनी अपनी पर्ची डाली होगी। उसके पापा ने भी अपनी हॉबी की पर्ची डाली और उस पर्ची पर लिखा था अच्छे जूते पहनना। उसने हॉबी डे की पर्ची को देखा और अपने पैरों में पहने पापा के जूतों को देखा जो तली से फटे हुए थे और कीलें निकली हुई थी। उसे अब बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उसे याद आया मां पिछले 4 महीने से हर सैलरी आने पर पापा से कहती थी सुनो नए जूते ले लो, सुनो इस बार तो नए जूते ले लो, अरे इस बार तो नए जूते ले लो। और पापा हर बार हंसकर कहते थे अभी तो ये 6 महीने और चलेंगे, अभी तो मेरा गुजारा ठीक से हो रहा है। अब मैं समझा ये जूते कितना और चलेंगे, जब तक मैं चाहूंगा तब तक ये चलेंगे। तीसरी पर्ची खोली, उसमें एक विज्ञापन था कि अपना पुराना स्कूटर देकर बदले में नई मोटरसाइकिल ले लो। यह पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया। इसका मतलब पापा अपने स्कूटर के बदले मेरी मोटरसाइकिल बेचने वाले हैं। उसने जूते वहीं पे फटाफट हाथों में उठाए और घर की तरफ तेजी से दौड़ा। घर पहुंचा तो वहां ना पापा थे ना ही उनका स्कूटर। वह सब समझ गया और पर्ची में बताए हुए उस नजदीकी मोटरसाइकिल की एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को देखते ही उन्हें गले लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया और बोला पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बस आप नए जूते ले लो, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा, आपके जैसा। क्या जी। वास्तव में रुला गई, वास्तव में कहानी रुला गई सर, रुला गई। ये वो हैप्पीनेस है जो जिंदगी भर के लिए उसको सबक दे जाएगी। बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी हैप्पीनेस सिखाना चाहते हैं, यहां से पता चलेगा इस कहानी के एग्जाम्पल से कि बच्चे को बाप से जो अलग कर रही है जिंदगी, ये पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को उनके बाप से अलग कर रही है। अच्छा दिखने की चाह में हम बड़े आदमी की परिभाषा भूल गए। कौन सा बड़ा आदमी बनना है? आज बच्चे को यह समझ में आ गया कि मुझे कैसा बड़ा आदमी बनना है। ये समझ हमको देनी पड़ेगी उसको। ये समझ कोई नहीं दे रहा है। अगर शिक्षा में हम ये नहीं दे पाए तो हमने कुछ नहीं दिया। पर प्रश्न इसके बाद शुरू होता है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? मैंने कहा मेरे पास 20-30 ऐसी कहानियों का संकलन है श्वेत केतु से लेके भारतीय साहित्य में, जिससे पूरी जिंदगी के मूल्य मिलते हैं। तो आपको लगता है कि कहानी से काफी फर्क पड़ता है? कहानी पे उतना फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं पे आ रहा हूं कि ये कहानी तो एक भावनात्मक जुड़ाव के लिए थी। इस 5 मिनट के बाद आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनाकर बच्चा बदल जाएगा? वो बच्चा बदल गया क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया, एक्सप्लोर किया। कहानी नहीं बदल रही है, अभी बदलने शेष है। आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी को सुनाने के बाद हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सबसे जानना चाहूंगा। अब हमारा प्रश्न ये है
मैं ये पुस्तक सामने लेके बैठा हूं और इस पुस्तक के अंदर यहाँ पर चर्चा और चिंतन के प्रश्न आ रहे हैं और चर्चा के प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिन प्रश्नों ने बच्चों की जिंदगी बदल दी। दिल्ली कैसे बदली वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस कहानी से नहीं बदली, इस कहानी के बाद वाले प्रश्न से बदली है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न ये है कि माता पिता इतनी मुश्किलों के बाद भी संतान को क्यों पढ़ाना लिखाना चाहते हैं? इतनी मुश्किलों के बाद ये घटना घटाई, एक भी प्रश्न इस कहानी में से नहीं पूछा जाता। इस पूरी कहानी को पढ़ाने के बाद, ये हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, कहानी में से कोई प्रश्न नहीं पूछा कि ये कहानी किसने लिखी, इस कहानी में लड़के का नाम क्या था, लड़का कौन से जूते पहन करके गया, उसमें कितनी पर्चियां निकली, उन पर्चियों में क्या क्या लिखा था। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना है। इन सब सवालों के जवाब गलत हो सकते हैं। हमारा सवाल अलग है। हमारा सवाल यह है कि माता पिता इतनी मुश्किलों के बाद, जैसा इस कहानी में आपने देखा, अपनी संतान को क्यों पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। इस प्रश्न को हर बच्चे से पूछना चाहता हूं मैं। इस प्रश्न का उत्तर देते देते वो बदलेगा। वो कहानी से नहीं बदलेगा, इस उत्तर से बदलेगा, जब वो उसके हृदय से निकलेगा। बताओ क्यों पढ़ाना लिखाना चाहते हो? जो जवाब देता है देने दो। इसके बाद अगला सवाल यहां से तो शुरुआत हो रही है हमारी। ऐसे 6-7 सवाल उससे पूछ रहे हैं जिसका हर जवाब हर टीचर को एक्सेप्ट करना है। अगला सवाल है, क्या आपने कभी अपने माता पिता के साथ बैठकर इस पर चर्चा की है कि वो अपनी कमाई में से अपनी जरूरतों पर कितना पैसा खर्च करते हैं और आपकी जरूरतों पर कितना पैसा खर्च करते हैं? हर बच्चे से, दिल्ली का हर बच्चा इस सवाल को अपने माता पिता के साथ डिस्कस कर रहा है। ये डिस्कशन बदलता है आदमी को। तो हमने 3 शब्द उठाए हैं, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस, ये है हैप्पीनेस करिकुलम। तो हम हैप्पीनेस करिकुलम को समझें। वो कहानी नहीं थी, वो कहानी तो एक भूमिका थी। असली कहानी तो अब बनेगी और उसके बाद हर बच्चे की जिंदगी एक कहानी बन गई। हर बच्चा शनिवार को आकर अपने एक्सप्रेशन डे पर अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाया, मैं अपने माता पिता के साथ कैसा था और अब कैसा हूं। इसको बताओ, बोलने दीजिए उसको। ये चीजें बदलती हैं। जब तक मैं बोलूंगा नहीं, मैं व्यक्त नहीं होऊंगा, जो व्यक्त नहीं हुआ वो व्यक्ति कहां बना? वेद कहता है मन और भाव। मनुष्य तो हो, और क्या बनोगे? नहीं है। यही तो समस्या है। अभी होना शेष है और वो होना अब होगा। तो ये है वो हैप्पीनेस करिकुलम जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जो घरों के भीतर एक हैप्पीनेस का ऐसा माहौल लाएगा कि कभी कोई रोएगा नहीं। इसलिए आज रो लो। आज कक्षा में बच्चा जैसे इन प्रश्नों का जवाब देते देते रोने लग जाता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। हर बच्चा अपने जीवन की एक घटना बताता है। और फिर आगे और गंभीर चिंतन का प्रश्न क्या है? क्या कभी ऐसा हुआ आपने कभी किसी के बारे में बिना पूरी बात जाने धारणा बना ली और बाद में वह गलत साबित हुई? ऐसी एक घटना बताओ अपनी जिंदगी की। हर बच्चा घटना शेयर करता है कि मैंने बिना सोचे किसी के बारे में धारणा बना ली कि मेरे पिता के पास तो बहुत पैसा है, वो तो खूब पैसे वाले हैं, वो तो मैं जो मांगता हूं मुझे दे देते हैं। पता चलता मेरी धारणा सही थी या गलत थी। कितनी मेहनत से आपको पाल पोस करके माता पिता बड़ा करते हैं और आप घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो उपदेश नहीं देना है, कोई प्रीचिंग नहीं चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि से ही बच्चा जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। सब समय बहुत हो गया, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। तो बस मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स आपके सामने रखना था कि ये मूव कैसे करता है हैप्पीनेस करिकुलम। बहुत मेहनत की हमने प्रश्नों को बनाने में और 5-5 हजार कहानियों में से एक कहानी छांट के निकाली जिस पर प्रश्न बच्चे को अपनी जिंदगी से जीते हुए लगे। जी, वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी क्रिएटिव। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी, आप में से कोई लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे सर? नहीं, मेरे पास से कोई प्रश्न नहीं है। डॉक्टर प्रदीप हो सकता है कुछ उत्तर प्रदेश की बात करें। नहीं डॉक्टर साहब, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत समय हो गया है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।
हेमंत सर, आप समय कुछ कहना काफी हो चाहेंगे? गया, मुझे भी निकलना होगा, तो मैं बस एक 4 पंक्तियां आपके सामने अगर आप कहें तो सुना देता हूँ। आपने जी कहा जी काफी, बिल्कुल बिल्कुल आपको अच्छा। लगेगा कि जी मैंने सुनाई। स्वागत। नहीं, 4 से काम नहीं चलेगा। अरे मैं पहले ही मैं चले गए, नेटवर्क थोड़ा शायद फिर दिक्कत कर रहा होगा। जी, इस बीच जब तक वो जुड़ते हैं सर हमारे साथ, मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम 7 बजे हमारे साथ गुजरात से राकेश पटेल साहब होंगे। और आज जैसे जी हमने हैप्पीनेस पर बात की, तो कल हम बात करेंगे मस्ती की पाठशाला पर। तो इसी से थोड़ा सा इसी के इर्द गिर्द की वो बातचीत होगी कि मस्ती की पाठशाला क्या है गुजरात में जो चलती है, और कैसे मस्ती की पाठशाला में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो कल हम हैप्पीनेस के बाद फिर मस्ती की पाठशाला की ओर जाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। जी सर, स्वागत है सर। सॉरी, पता नहीं अचानक कट गया था कुछ, तो बस 4 जी सर, पंक्तियां जी सर। लास्ट में पेश कर रहा हूं आपके सामने। सर। सर 4 पंक्तियों से हमारा भरेगा नहीं, थोड़ा ज्यादा सुनानी पड़ेंगी। नहीं, उतना समय भी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि शायद आज गला भी उतना अच्छा नहीं है, मौसम भी यहाँ बहुत कड़कदार चल रहा है। कोशिश जी जी करते हैं। जी, तू स्वागत है। क्षमा बन के लोगों को रास्ता दिखा, तू क्षमा बन के लोगों को रास्ता दिखा, कर्म की राह पे सबको चलना सिखा, जिंदगी तो कोई मौत में दे बदल, जिंदगी को कोई मौत में दे बदल, मौत को जिंदगी में बदल के दिखा, मौत को जिंदगी में बदल के दिखा, तू क्षमा बन के लोगों को रास्ता दिखा। सर, वाह, तो मौत मौत से भी बदतर जिंदगी लोग जिंदा रहते हुए जी रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन्हें जिंदा रहना सिखा पाएं, जिंदगी दे पाएं, इसी प्रयास में है हैप्पीनेस करिकुलम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रजनीकांत मुझे लगता है शुक्ला कि जी हम और आपको सुनना चाहते थे, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, आपको भी कहीं जाना है। तो हम पूरे द टीचर शो की ओर सर, इस देश के जितने भी शिक्षक साथी इसको लगातार देखते हैं इस शो को, और आज भी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जिन कार्यक्रमों में रही है, आज का कार्यक्रम उनमें से एक है। और लगातार शिक्षकों के कमेंट्स आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं, और वो बहुत प्रभावित हैं। लेकिन मैं सवाल ले नहीं पाया क्योंकि इतना समय नहीं था। तो सवाल आप फेसबुक पर देख सकते हैं सर, और हम कोशिश करेंगे। रजनीकांत शुक्ला जी जो आपके इस कार्यक्रम से शुरू में जुड़े रहे थे, वो भी इस लगातार शो में बने हुए हैं और उनका जवाब दे रहे हैं। जो दर्शक मैं सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब शुक्ला जी फेसबुक पर देने की कोशिश व्हाट्सएप कर फिर रहे हैं। कभी मैं दोबारा आ जाऊंगा, फिर जी, कभी हम इसको फिर बैठ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है सर, जी धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए। तो हम दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल हमने आपको बताया कि शाम को 7 बजे हमारे साथ गुजरात से राकेश पटेल साहब होंगे, और कल हम मस्ती की पाठशाला पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से गुजरात में मस्ती की पाठशाला चलती है, क्या क्या वहाँ किस तरह से उसको लागू किया जा रहा है। तो तब तक के लिए मैं आज के हमारे अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, पूरे टीचर शो की ओर से, पूरे शिक्षक समुदाय की ओर से, कि उन्होंने बहुत अच्छे से इतने कम समय में हम सबको हैप्पीनेस प्रोग्राम समझाया। हम फिर कभी उन्हें बुलाएंगे, उनके बाकी पक्षों पर बातचीत करेंगे और सीखेंगे। मैं आभारी हूँ डॉक्टर प्रदीप सिंह जी का, जो बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और मैं आभारी हूँ हमारे हेमंत बिस्ट सर का, जो नैनीताल से हमारे साथ जुड़े थे, बहुत ही विद्वान और बहुत ही प्रेरणादायक वक्ता है। मैं आभारी हूँ गिरीश जोशी जी का, जो पूर्व निदेशक CCRT, और हमारे साथ लगातार आशीर्वाद देते रहते हैं हमें। और साथ में मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी, जो इस वक्त हमारे साथ अब नहीं है, शायद तकनीकी बाधा के कारण। तो मैं कल शाम तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अलविदा, शुभ खैर, धन्यवाद। थैंक यू, मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर।